हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोलॉजी बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर की यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम यहाँ पे यूनिट 3 को कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे अपने यूनिट 3 का सिलेबस देखें तो यूनिट 3 में जो मेन हेडिंग होने वाली है हमारे सिलेबस की, वो हमारी होने वाली है ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। अब देखिए, ऑटोकॉइड्स की बात करें तो जो हमारा हिस्टामीन होता है, सेरोटोनिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह होते हैं, ये सारे हमारे एक टाइप के ऑटोकॉइड्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे इन्हीं के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये हमारे क्या होते हैं, लोकल हार्मोन्स होते हैं। तो क्या होते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। बाकी अगर देखिए, अगर आप अपने सिलेबस को देखें तो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ऑटोकॉइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। अब देखिए, ये जो आप लोग के सिलेबस में ध्यान से देखिएगा, हिस्टामीन 5-HT का मतलब होता है सेरोटोनिन, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स, एंजियोटेंसिन, ब्रेडिकाइनिन और सब्सटेंस पी, ये जो इतने टॉपिक दे रखे हैं, ये हमारे इसी ऑटोकॉइड्स का पार्ट है। मतलब ऑटोकॉइड्स की क्लासिफिकेशन में ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये ऑटोकॉइड्स हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं ये डिफरेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स, ठीक है, ये अलग टॉपिक हो गया। एंटी गाउट ड्रग्स हमारा अलग टॉपिक हो गया, और एंटी रोमैटिक ड्रग्स ये हमारा अलग टॉपिक हो गया। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर इसको देन इसको देख के अपनी यूनिट 3 को कंप्लीट कवर करेंगे। अब इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। इसकी फर्दर वीडियोज आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। यूनिट 1 और यूनिट 2 हमने ऑलरेडी कवर कर दी है, तो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बाकी आप लोग कॉपी वॉपी लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ऑटोकॉइड्स के बारे में, तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इसका सिंपली थोड़ा सा समझें तो ये हमारे कह सकते हो वो कंपाउंड्स होते हैं या फिर वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में खुद ब खुद जो है रिलीज होते हैं, और जहाँ रिलीज होते हैं उसी के आसपास के एरिया में काम करते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज में चलते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर समझ में आए। ऑटोकॉइड्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स, यानी कि देखिए, ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, थोड़ा एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस टिश्यूज इन द बॉडी एंड हैव अ लोकल इफेक्ट ऑन टिश्यूज वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। यानी कि देखिए, ये जिस एरिया में प्रोड्यूस होते हैं उसी एरिया के आसपास काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जो है ये हमारे हैंड के आसपास प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसी हैंड वाले एरिया के आसपास काम करेंगे, या फिर जिस भी एरिया में, मतलब सिंपल सी बात है, जहां प्रोड्यूस होंगे वहीं पे काम करेंगे। इसीलिए इनको यहाँ पे लोकल हार्मोन्स भी बोला जाता है, ठीक है। लोकल हार्मोन्स, लोकल मतलब कि जैसे लोकल में ही काम करते हैं, ठीक है, आस पास की जगह पे, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो दे एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफन हैविंग अ शॉर्ट लिव्ड एक्शन। और यहाँ पे देखिए, इनका जो मतलब कह सकते हो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी काफी शॉर्ट होता है। मतलब ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पे थोड़े टाइम बाद अपना जो है काम वाम करके खत्म हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि मेटाबोलाइज हो जाते हैं बायोलॉजिकली, ठीक है। अब ऑटोकॉइड्स आर ऑफन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस सच एज इंजरी और इन्फ्लेमेशन एंड दे एक्ट ऑन नियर बाई टिश्यूज और सेल्स टू एक्सर्ट देयर इफेक्ट थ्रू रिसेप्टर्स। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आप इतना समझिए कि ऑटोकॉइड्स का जो मेजर काम है, ठीक है, मेजर काम ये हमारा होने वाला है हमारे इन्फ्लामेशन में, ठीक है। अब देखिए, इन्फ्लामेशन के बारे में इसके लिए आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना जरूरी होना चाहिए, ठीक है। और इन्फ्लामेशन जो है, इन्फ्लामेशन हम लोगों ने पढ़ा अपने बी फार्मा 2nd सेमेस्टर में। और वहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मेरा लेक्चर अटेंड किया था उस टाइम, ठीक है, तो आप लोग को याद होना चाहिए, जब हम लोग यहाँ पे अपने इन्फ्लामेशन को पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे कुछ कह सकते हो केमिकल्स हमें देखने को मिले थे, जैसे हमारा हिस्टामीन हो गया, ठीक है, सेरोटोनिन हो गया, और प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, और यहाँ पे ल्यूकोट्राइन्स वगैरह, ये सभी चीजें हम लोगों ने वहाँ पे देखी थी। और तब मैंने आप लोगों से बोला भी था कि अभी आप लोगों को भले ये हिस्टामीन, सेरोटोनिन ये सब नया वर्ड लग रहा हो, लेकिन जब आप लोग अपने 5th सेम में जाओगे, ठीक है, तब आप लोग को ये बहुत डिटेल में देखने को मिलेगा। और आज हम लोग यहाँ पे फाइनली उन्हीं सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को याद है तो अच्छी बात है। बाकी देखिए, यहाँ पे मेजर मतलब ये नहीं कि आप लोग को ये सब चीजें याद है या नहीं याद है, आप लोग को इन्फ्लामेशन के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो शॉर्ट में इतना सिंपली समझिए कि जब भी हमें यहाँ पे कह सकते हो हमारी बॉडी में कोई भी कह सकते हो बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस, ठीक है, या फिर हमारा कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या होता है भाई, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती हैं, ठीक है, इम्यून सेल्स वो इन्हें पहचानती हैं, ठीक है, और पहचान के क्या करती है, ये इनको किल करने का काम करती हैं, इन बैक्टीरिया वायरस को। अच्छा, जब सेल यहाँ पे किल करती हैं तो होता क्या है कि सेल यहाँ पे इनको तो किल करती हैं, लेकिन साथ साथ में हमारी बॉडी की जो है अच्छी सेल्स भी कह सकते हो किल हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अब भाई कहीं पे सेल किल होगी, ठीक है, सेल की डेथ होगी, तो वहां पे क्या होगा भाई, उसकी वजह से हमारी बॉडी में थोड़ा सूजन आएगी, रेडनेस देखने को मिलेगा, थोड़ी सी जो है
स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, और थोड़ा सा पेन भी होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं भाई, हमारा इन्फ्लामेशन के यही सारे सिम्टम होते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अब अगर देखिए हम लोग अगर समझें तो इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है। भाई इन्फ्लामेशन कब होता है, जब हमारी बॉडी किसी फॉरेन पार्टिकल्स को मार रही होती है, ठीक है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इन्फ्लामेशन एक साइन होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ जो है बाहर से कोई भी कुछ अटैक हो रहा है, कुछ गलत चीज़ें हो रही है, ठीक है, हमारी बॉडी के साथ। तो यहाँ पे देखा जाए ना तो इन्फ्लामेशन एक अच्छी चीज़ होती है जो कि हमें एक कह सकते हो साइन देती है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। बाकी देखिए यही है कि अब अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा भी देखने को मिलती है। बाकी इन्फ्लामेशन जो है हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। मतलब ये हमारी इम्यून सेल्स का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, ये हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये आप समझिए, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि इन्फ्लामेशन कोई ऐसा नहीं कि अपने आप हो रहा है हमारी बॉडी में। ये बेसिकली तभी होता है जब हमारी बॉडी में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह एंटर करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए अगर हम लोग टाइप्स ऑफ ऑटोकॉइड्स के, और देखिए ये जितने भी ऑटोकॉइड्स हैं ये सभी हमारे मोस्टली सभी के सभी अपना इन्फ्लामेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बाकी बाकी अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में तो आप लोग और समझोगे। तो देखिए सबसे जैसे ऑटोकॉइड्स मेनली हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है अमीन ऑटोकॉइड्स, दूसरा होता है लिपिड डेराइव्ड ऑटोकॉइड्स, और थर्ड होता है हमारा पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स। अब देखिए अमीन ऑटोकॉइड्स के अंदर हमारा हिस्टामिन आ जाता है, सेरोटोनिन आ जाता है, ठीक है। सेरोटोनिन को हम लोग यहाँ पे 5-HT बोलते हैं, 5-हाइड्रोक्सीअमीन, ठीक है। और यहाँ पे लिपिड ड्राइव्ड की बात करें तो इसके अंदर हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गया और थ्रोम्बोक्सिन हो गया, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 वगैरह। और पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स की बात करें तो इसके अंदर हमारा एंजियोटेंसिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया और सब्सटेंस पी, ये हमारे पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हिस्टामिन है इसको हम लोग यहाँ पे दोबारा नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 1 में पढ़ लिया है। तो हम क्या करेंगे कि हिस्टामिन का जो लेक्चर है वो यहाँ से हम कंपाइल कर देंगे, ठीक है। हिस्टामिन आप लोग वहाँ से देख लेना, अगर आप लोग देखे हो वो चीज़ तो आप लोग यहाँ से लगभग जो है 30 मिनट का लेक्चर स्किप कर देना, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब उसके बाद देखिए आप लोग के सिलेबस में जो है हमारे हिस्टामिन एंटागोनिस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि एंटी हिस्टामिन ड्रग्स भी दी हुई हैं। अब ये एंटी हिस्टामिन भी आप लोगों ने मेडिसिनल में पढ़ी हुई है, बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। एंटी हिस्टामिन का हम लोगों ने पूरा क्लासिफिकेशन देखा हुआ है, H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप लोग को उन्हीं सारी ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो है दोबारा से उन सभी चीज़ों को ना पढ़ते हुए, और यहाँ पे हम लेक्चर भी नहीं कंपाइल कर रहे हैं। आप लोग मेडिसिनल में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग समझ ही गए हो, नहीं पढ़ा है तो आप लोग सिंपली भाई मेडिसिनल तो पढ़ना ही है ना, उसको आप लोग स्किप तो करने वाले नहीं हो। और अगर नहीं भी पढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ इसके लिए आप लोग जो है मेडिसिनल की यूनिट 1 में आप लोग जो है अपने एंटी हिस्टामिन वाले लेक्चर में जाके इन सभी चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। बाकी हिस्टामिन का जो लेक्चर है वो यहाँ से हम कंपाइल कर देंगे। एंटी हिस्टामिन आप लोग यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री में जाके देख लेना अगर आप लोग को देखना है तो। बाकी उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने सेरोटोनिन को यहाँ पे डिटेल में देखेंगे और इन सभी चीज़ों को भी यहाँ पे हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें अपने हिस्टामिन के बारे में तो सबसे पहली बात कि हिस्टामिन हमारा होता है एक टाइप का अमीन ऑटोकॉइड। अब ये ऑटोकॉइड क्या है, अमीन क्या है, ध्यान से सुनिए आप लोग। देखिए सबसे पहले अगर ऑटोकॉइड की बात करें तो ऑटोकॉइड हमारे वो डाइवर्स ग्रुप ऑफ केमिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है और ये लोकली एक्ट करते हैं। देखिए इसको आप ध्यान से समझिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। हमारी बॉडी जो है कह सकते हैं खुद ही कुछ जो है हमारे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इनको देखिए वैसे हार्मोन्स भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इनको हम लोग बोलते हैं लोकल हार्मोन्स, ठीक है। लोकल क्यों बोलते हैं, लोकल हार्मोन्स का मतलब होता है कि देखिए लोकल मतलब आप समझ रहे हैं कि लोकली है ना, क्या जहाँ रहो वहीं पे। तो यहाँ पे इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जहाँ रिलीज होते हैं, मतलब मान लीजिए बॉडी के जिस पार्ट में रिलीज होंगे उसी पार्ट में अपना जो है ये एक्शन शो करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग यहाँ पे लोकल हार्मोन्स या फिर ऑटोकॉइड बोलते हैं। और अमीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हिस्टामिन है ये हमारा एक अमीन नेचर का होता है। मतलब ऑटोकॉइड के भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं में एक हमारा होता है अमीन ऑटोकॉइड, तो उसी का एक एग्जाम्पल होता है हमारा हिस्टामिन। और इसी के साथ साथ हमारा सेरोटोनिन भी एक टाइप का अमीन ऑटोकॉइड होता है। लेकिन हमें बात करनी है हिस्टामिन के बारे में, तो ये एक टाइप का हमारा अमीन ऑटोकॉइड होता है जो कि हमारा प्लेस सेवरल क्रूशियल रोल्स इन आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी में बहुत सारे मेजर रोल प्ले करता है। देखिए वैसे तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये मेनली एलर्जिक रिएक्शन शो करता है, इम्यून रिस्पॉन्स, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे रोल होते हैं, वो हम अभी बहुत डिटेल में देखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज अ लोकल हार्मोन एट नियर द साइट ऑफ सिंथेसिस, मतलब जहां पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वहीं पे अपना एक्शन भी शो करते हैं। तो ये एक लोकल हार्मोन होता है। इट इज स्टोर्ड इन इनएक्टिव फॉर्म इन ग्रेन्यूल्स ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स एंड रिलीज्ड अपॉन एक्टिवेशन। तो देखिए वही जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे देखो होता क्या है कि मास्ट सेल, जैसे मान लो ये हमारी मास्ट सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे जैसे मान लो कुछ ग्रेन्यूल्स हैं,
तो इन्हीं ग्रेन्यूल्स के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा हिस्टामिन यहाँ पे कह सकते हो इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, स्टोर रहता है, ठीक है, ऐसे हमारा जो है इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर रहता है। लेकिन जब भी क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर होता है तो यहाँ पे ये मास्ट सेल क्या होते हैं, ये मास्ट सेल हमारी फट जाती हैं और ये ग्रेन्यूल्स हमारे रिलीज हो जाते हैं और इनके अंदर से जो भी हमारा हिस्टामिन है वो यहाँ पे हमारा रिलीज होकर अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है। तो नॉर्मली ये हमारी ग्रेन्यूल्स के अंदर रहता है और इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। एक्टिव कब होता है, जब हमारा एलर्जन एंटर करता है। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल हिस्टामिन। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे इसके केमिकल नेचर को देखें, ठीक है, कि केमिकली क्या स्ट्रक्चर वगैरह होता है इसका, तो देखिए हिस्टामिन इज एन ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड विद फॉर्मूला C5H7N3। देखिए इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो हमारा ये होता है। बाकी सिंपल सी बात अगर हम लोग करें तो ये होता है हमारा हिस्टामिन का स्ट्रक्चर। अब अगर आप लोग इसको ध्यान से देखिए तो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है हमारी इमिडाजोल रिंग। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जानते होंगे कि इस रिंग को हम लोग बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। नहीं जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं इमिडाजोल रिंग, ठीक है। और साइड में हमें क्या देखने को मिलती है, साइड में हमें देखने को मिलती है इथाइल अमीन साइड चेन। इथाइल अमीन का मतलब, इथाइल मतलब 2 कार्बन की चेन और अमीन मतलब NH2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इमिडाजोल रिंग और इथाइल अमीन साइड चेन। किसमें, हमारे हिस्टामिन के स्ट्रक्चर में। देखिए हिस्टामिन अगर हम लोग नाम से ही देखें ना तो इसका देखिए हिस्ट का मतलब हो जाता है टिश्यू और अमीन मतलब कि अमीन ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए अमीन, क्योंकि यहाँ पे अमीन ग्रुप देखने को मिलता है, और हिस्ट टिश्यू क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे रिलीज तो ये हमारा जो है मास्ट सेल और बेसोफिल से ही होता है, लेकिन ये दोनों हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में होती है ना। जैसे हमारा स्किन हो गया, जैसे हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा हो गया, मतलब और भी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे ये हमारे स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये हमारी बॉडी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग को एक बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल चुका होगा। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके सिंथेसिस की, ठीक है, कि हमारी बॉडी में इसकी सिंथेसिस किस तरीके से होती है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मेशन हमारा होता है एक टाइप के अमीनो एसिड से जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टिडीन, ठीक है। तो हिस्टिडीन हमारा देखिए ये होता है हमारा हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर। अगर आप लोग देखें तो काफी सिमिलर होता है हमारा हिस्टामिन से, बस इसमें क्या होता है, हिस्टिडीन में हमें यहाँ पे एक जो है COOH ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा इस हिस्टिडीन अमीनो एसिड से सिंथेसिस होता है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो एंजाइम यूज होता है इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज, और ये जो सिंथेसिस की प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। देखिए डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है हमारा COO ग्रुप का रिमूव हो जाना। तो देखिए अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर से, ठीक है, मतलब इस वाले चेन से अगर हम लोग जो है अपने COO ग्रुप को हटा दें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो H है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया और ये जो हमारा NH2 है, ठीक है, ये हमारा सिंपली जो है इससे आके अटैच हो गया। सिंपल है, मतलब यहाँ पे सॉरी ये जो है CH2 होगा ना, ठीक है। अब इसको हम लोग सही कर देंगे तो यहाँ पे देखिए CH2 और NH2, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे हिस्टामिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हिस्टिडीन में से हम लोग जो है COO ग्रुप रिमूव कर देते हैं और हमें यहाँ पे अपना हिस्टामिन देखने को मिल जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन और एंजाइम यूज होता है हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें टफ है ही नहीं, ठीक है। स्टोरेज की अगर हम लोग बात करें कि आखिर हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ स्टोर होता है, तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। हिस्टामिन इज स्टोर्ड इन द बॉडी प्राइमरली विद इन मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। देखिए मोस्ट प्राइमरली मतलब हमारी बॉडी में ज्यादातर जो पार्ट होता है हिस्टामिन का वो स्टोर होता है हमारी इस मास्ट सेल और बेसोफिल्स में। और इसमें भी कहा, इसमें भी हमारा यहाँ पे इट इज स्टोर्ड इन द ग्रेन्यूल्स ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स, यानी कि इनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। नाउ दीज ग्रेन्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स दैट आल्सो कंटेन्स अदर केमिकल मीडिएटर्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज। देखिए ऐसा नहीं है कि जो हमारा मास्ट सेल और बेसोफिल्स है इसके अंदर हमें सिर्फ हिस्टामिन देखने को मिलता है, इसके अंदर और भी हमारे केमिकल मीडिएटर्स, जैसे अगर हम लोग बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ठीक है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत नाम सुना हो, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, हमारा सेरोटोनिन हो गया, ये सारी चीजें भी हमें इनके अंदर जो है इसी हिस्टामिन के साथ देखने को मिलती हैं। लेकिन हिस्टामिन भी यहाँ पे मतलब इन्हीं ग्रेन्यूल्स के अंदर होता है, ठीक है, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी अगर हम लोग देखें तो इट इज स्टोर्ड इन मास्ट सेल इन कॉम्प्लेक्स विथ हेपेरिन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी मास्ट सेल है, ठीक है, मास्ट सेल, देखिए होता क्या है कि मास्ट सेल और बेसोफिल्स दोनों ही बिल्कुल सेम नेचर की WBC होती हैं। बस होता क्या है कि जो बेसोफिल्स होता है ना ये हमारा ब्लड स्ट्रीम में देखने को मिलता है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में, जबकि मास्ट सेल हमारी जो है टिश्यू में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी टिश्यूज में होती हैं और ये हमारा ब्लड स्ट्रीम में होता है। दोनों ही बिल्कुल सेम टाइप की WBC होती है, दोनों का एक्शन बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो जो मास्ट सेल होता है, मान लीजिए अगर मास्ट सेल में हमारा हिस्टामिन है तो वो हमारा जो है हेपेरिन के साथ कॉम्प्लेक्स में होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे हेपेरिन और हिस्टामिन का एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और जब ये रिलीज होता है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हिस्टामिन हमारा रिलीज हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पे अपने इस बेसोफिल्स की बात करें, ठीक है, तो बेसोफिल्स में ये हमारा कॉन्ड्रोटिन के साथ कॉम्प्लेक्स में होता है, मतलब वहाँ पे हमारा हेपेरिन की जगह कॉन्ड्रोटिन आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी अगर हम लोग देखें
टिश्यूज दैट आर रिच इन हिस्टामिन आर स्किन, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, लंग्स, लिवर, प्लेसेंटा एंड न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस। तो देखिए हमें यहाँ पे देखिए, वैसे अगर हम लोग बात करें ना, तो हिस्टामिन हमें हमारी बॉडी के लगभग सभी पार्ट में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग उसमें भी बात करें कि कौन कौन से ऐसे पार्ट है जहां बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हमारा स्किन हो गया, ठीक है, और हमारा गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है, तो हमारी म्यूकोसल जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा जो लंग्स होता है, लिवर होता है, प्लेसेंटा जो मदर का प्लेसेंटा बैरियर होता है, ठीक है, और न्यूरॉन्स होते हैं। इन सभी जगह हमें जो है मतलब सीएनएस के न्यूरॉन्स, ठीक है, वहाँ हमें बहुत ज़्यादा हिस्टामिन देखने को मिलता है ना। अगर हम लोग थोड़ा सा देखें और, तो इन स्टमक, ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि जनरली हमारा ये बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसमें भी बात करें तो स्टमक में इनका प्रोडक्शन हमारा जो है कुछ स्पेशल टाइप की सेल करती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स, ठीक है, ईसीएल सेल्स दैट आर फाउंड इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा। देखिए इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जब अपने एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारा एक होता है H2 एंटागोनिस्ट, ठीक है, तो वो हमारा मेनली इसी में काम करता है। तो अभी आप लोग नहीं समझ रहोगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। इन सीएनएस इट इज सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड बाय स्पेसिफिक न्यूरॉन्स इन ब्रेन्स एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। देखिए वैसे तो जनरली ये हमारा जो है एक टाइप का हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है, लोकल हार्मोन की तरह, ऑटोकॉइड की तरह। लेकिन जब सीएनएस में प्रोड्यूस होता है तो ये हमारा जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, तो इसके बहुत सारे एक्शन होते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने हिस्टामिन के रिलीज मैकेनिज्म के बारे में, मतलब किस तरीके से हमारा हिस्टामिन रिलीज होता है, तो देखिए वैसे तो आप लोग मोटी मोटा समझ ही चुके हो कि हमारा जब भी हमारी बॉडी में एलर्जन इंटर होता है तो हमारा क्या होता है, हमारा जो है ये डीग्रेनुलेशन होता है और हमारा हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में डीग्रेनुलेशन होता कैसे है, कैसे चीज़ें होती हैं, तो अगर हम लोग देखें ना, तो हिस्टामिन इज रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डीग्रेनुलेशन। देखिए डीग्रेनुलेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये क्या होंगे, ये यहाँ पे रप्चर हो जाएंगे और यहाँ से हमारा हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा। द प्रोसेस टिपिकली अकर्स इन रिस्पॉन्सेज टू एन एलर्जन और अदर इम्यून ट्रिगर्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये प्रोसेस क्यों होती है कि या तो हमारा कोई एलर्जन वगैरह एंटर करता है, या फिर कुछ ऐसा हमारी बॉडी में ही कुछ ऐसे मान लीजिए प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमें यहाँ पे रिलीज देखने को मिल सकता है। नाउ इन एलर्जिक रिएक्शंस हिस्टामिन इज ऑफन रिलीज्ड बाय ट्रिगर्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि एलर्जिक रिएक्शंस में होता क्या है, हिस्टामिन इज ऑफन रिलीज्ड बाय ट्रिगर्स सच एज बाइंडिंग ऑफ एलर्जन टू आईजीई एंटीबॉडी दैट आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स, ठीक है। तो ये आप लोग को थोड़ा नहीं समझ में आएगा, अब हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं ताकि आप लोग समझ सको। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया कुछ टाइप के सर्टेन एलर्जेंस। अब होता क्या है कि जब ये एलर्जेंस हमारा यहाँ पे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं पहली बार, ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारी प्लाज्मा बी सेल्स होती हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स कह सकते हो, तो ये जो हमारी प्लाज्मा बी सेल्स होती हैं ये हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं आईजीई एंटीबॉडी का। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि पहले तो ये जब पहली बार हमारा एलर्जन इंटर होता है तो हमारा जो डब्ल्यूबीसी होता है वो इसको किल कर देता है, लेकिन किल करने के साथ साथ जो है इसके लिए हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी डेवलप कर देता है। देखिए आप लोग को पता होगा ना कि जैसे हमारी बॉडी में कुछ भी डिजीज वगैरह होती है तो उसके बाद हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बना लेती है, ठीक है, ताकि वो जो डिजीज है या फिर वो जो बैक्टीरिया है, वो जो वायरस है, वो दोबारा हमें परेशान ना कर सके। तो ये कैसे होता है, ये देखिए ऐसे होता है कि जब पहली बार इंटर होता है तो हमारी बॉडी उसको किल कर देती है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में हमारी एंटीबॉडी बना देती है। अब होता क्या है कि ये जो एंटीबॉडी है, तो जैसे मान लीजिए ये जो आईजी एंटीबॉडी हमारी बी सेल्स ने बनाई, ठीक है, तो ये आईजी एंटीबॉडी क्या होता है, ये हमारी जो है मास्ट सेल के सरफेस में जाके बाइंड हो जाती है, मतलब इनका रिसेप्टर होता है, ठीक है, हमारी मास्ट सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है आईजी एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी समझ रहे होगे ना, आईजीई हमारी एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी होती है, ज़्यादातर यही हमें देखने को मिलती है हमारे जितने भी इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं, जितने भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा जो है मास्ट सेल की सरफेस में जाके बाइंड हो गई। अब क्या होगा, अब जब सेकंड टाइम या फिर अब जब कभी भी हमारा ये एलर्जन इंटर होगा तो ये डायरेक्टली हमारा जाके इस एंटीबॉडी से जाके बाइंड हो जाएगा, और जैसे ही हमारा इस एंटीबॉडी से बाइंड होगा, ठीक है, मतलब इन ऐसे एंटीबॉडी से जो एलर्जन है ये जब बाइंड होगा तो होगा क्या, जैसे ये बाइंड होगा वैसे ही जो हमारी मास्ट सेल है वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो हमारी हो जाएगी रप्चर, ठीक है, मतलब फट जाएगी। और फटने के बाद क्या होगा कि ये जो हमारे ग्रेन्यूल्स है ये हमारे यहाँ पे डीग्रेनुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए हमारा हिस्टामिन वगैरह रिलीज हो जाएंगे। हिस्टामिन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें रिलीज होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ये जो कह सकते हो जो भी एलर्जेंस हैं उनको यहाँ पे किल कर देगा। लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे ये किल तो हो जाएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हमें थोड़ा सा हमारी बॉडी में
एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये भी देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप लोग को ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब आप लोग को इन्फ्लामेशन नहीं आता है, इसका मतलब आप लोगों ने इन्फ्लामेशन नहीं पढ़ा है। तो अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं इसको पढ़ने में, तो हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब में सेकंड सेमेस्टर में इन्फ्लामेशन को इतनी अच्छे से पढ़ाया है कि आप लोग उसको एक बार जाके देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वही इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होता है। सिंपल सी बात है, जब भी एलर्जन हमारा एंटीबॉडी पे बाइंड होता है तो हमारे मास्ट सेल्स का डीग्रेनुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हिस्टामिन रिलीज होता है और हमें यहाँ पे जो है हमारे जो भी एलर्जिक रिएक्शन है वो देखने को मिलते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग थोड़ा समझे ना, तो ये एक्चुअल में जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि हमारा हिस्टामिन रिलीज होकर हमारी बॉडी को नुकसान कर रहा है, ये मार रहा है हमारी इस एलर्जन वगैरह को, है ना, किल कर रहा है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि ये किल तो करता है, लेकिन सेल भी तो फट जाती है, सेल भी तो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है थोड़ा बहुत एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत होती हैं। बाकी आप लोग इन्फ्लामेशन पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है हिस्टामिन रिसेप्टर्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने हिस्टामिन रिसेप्टर्स के बारे में, तो देखिए, मैं आप लोगों से इतना एक्सपेक्टेशन तो रख ही रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे अपने 5th सेम में आ चुके हैं और 4th सेम में आप लोगों ने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। और आप लोगों ने कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, बट इतना तो आप लोगों ने जरूर पढ़ ही लिया है कि चाहे हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग हो, चाहे कोई हार्मोन हो, चाहे कोई केमिकल हो, चाहे कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो, वो अपना एक्शन कब शो करता है? वो अपना एक्शन तब शो करता है जब वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स हमारे कह सकते हो हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग होते हैं। मतलब हमारा हर एक डिफरेंट ड्रग्स के हमारे डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं। मतलब जो हमारा ड्रग है, ठीक है, अगर कोई डिफरेंट ड्रग है तो उसका रिसेप्टर भी उसका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अलग अलग ड्रग का अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, अलग अलग हार्मोन के अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। तो वही चीज़ है कि जो भी हार्मोन है, जो भी ड्रग है, जो भी चीज़ है, वो एक्शन हमारी बॉडी में तभी शो करेगी जब वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगी। तो उसी तरीके से जो हमारा हिस्टामिन है, जो हम लोगों ने देखा कि ये डिफरेंट डिफरेंट एक्शन शो कर रहा है, एलर्जिक रिस्पॉन्स कर रहा है, ये सब कब करेगा? ये सब करेगा तो तभी जब ये अपने रिसेप्टर से जाकर बाइंड होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी में टोटल जो है 4 टाइप के, एक नहीं 4 टाइप के हिस्टामिन रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। और नाम इनका बहुत ही सिंपल है। पहला हो गया H1, दूसरा हो गया H2, तीसरा हो गया H3, चौथा हो गया H4। ठीक है, तो ये 4 हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये चारों ही ज़्यादातर, मतलब वैसे 4th वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बट ऐसा मतलब ज़्यादातर रिसर्च यही दिखेगी कि चारों ही, मतलब 3 तो एकदम कंफर्म है। ठीक है, बाकी H4 भी हमारा एक टाइप का जो है, ये चारों ही हमारे क्या होते हैं? GPCR, यानी कि ये चारों ही हमारे एक टाइप के G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि GPCR क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग को ये नहीं आता है तो आप मत पढ़िए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आप इसको तो पढ़िए ही। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी हम लोगों ने बहुत सिंपल नोट्स बना के रखी हुई है। ठीक है, तो अगर आप लोग को आज तक कोई वीडियो लेक्चर से नहीं समझ में आया, आप बस एक बार वो नोट्स रिफर कर लीजिए, आप लोग को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या फिर जो है स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे होंगे, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे एक टाइप के होते हैं G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा H1 है ना, H1, तो ये H1 क्या होता है? इसकी लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो ये हमारा जो है थ्रू आउट द बॉडी, यानी बॉडी में लगभग सभी जगह देखने को मिलता है, लेकिन स्पेशली इनकी जो लोकेशन होती है वो हमारी स्मूथ मसल्स, जो हमारी बॉडी की स्मूथ मसल्स हो गई, ठीक है, वास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स हो गई, हार्ट हो गया और CNS, तो यहाँ पे ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और रिसेप्टर की बात करें तो ये भी हमारा एक टाइप का, यह सिंपल है, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है। अब इसमें भी देखिए, अगर आप लोगों ने इसको GPCR को अच्छे से पढ़ा तो उसमें हमारा अलग अलग टाइप होते हैं, GQ, GI, है ना, और GS हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता है, ये G प्रोटीन हमारा जो है, इसके अंदर जो है लिंक होती है इंटरसेलुलर GQ से, दैट एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज C। और आप लोग को पता होगा जो GQ होता है वो हमारा फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो H1 रिसेप्टर होता है ये हमारा जो है वॉस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो वॉस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाने से क्या मतलब है कि जैसे जो हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में आप लोग को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि इसमें हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि हमारे इन पोर्स को ना थोड़ा बढ़ा देता है, इनका साइज बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा चीज़ें लॉस होने लगती हैं, मतलब हमारा ब्लड जो है ज़्यादा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो है इसी की वजह से रेडनेस और हीटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं। और यही सारे हमारे क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन के साइंस होते हैं, है ना, रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गई, तो वो सारी चीज़ें हमारी इसी वजह से होती हैं। बाकी हमारा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, तो हमारा ब्रोंकस में भी जो है कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कह सकते हो अस्थमा वगैरह में भी, तो अस्थमा भी अगर आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा कि उसमें भी हमारा यही हिस्टामिन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी गट मोटिलिटी को भी इंक्रीज बढ़ा देता है, यानी कि जो हमारा गट का मूवमेंट है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे ये काफ़ी इंक्रीज
इंक्रीज कर देता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने इस H2 रिसेप्टर की, तो देखिए ये H2 रिसेप्टर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गैस्ट्रिक पराइटल सेल्स में, ठीक है। तो ये हमारा मेनली जो है हमारे गैस्ट्रिक पराइटल सेल्स लो लेवल, और इसके अलावा देखिए मेनली ये हमारा जो है गैस्ट्रिक रीजन में देखने को मिलता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। और इसके अलावा लो लेवल कैन बी फाउंड इन वास्कुलर स्मूथ सेल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, CNS, हार्ट एंड यूट्रस। तो गैस्ट्रिक सेल्स के अलावा यहाँ पे जो है ये हमारी स्मूथ मसल्स, ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स और ये इन सब जगह भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मेजर यहाँ पे ये हमारी गैस्ट्रिक पराइटल सेल्स में देखने को मिलता है। और इसका मेन रोल क्या होता है? इसका मेन रोल ही होता है हमारा गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन। तो हमारी जो भी गैस्ट्रिक एसिड जैसे HCl होता है, ठीक है, तो उसको हमारी कह सकते हो स्टमक में बढ़ाने का, या फिर कह सकते हो सिक्रीशन को इंक्रीज करने का जब भी कम जरूरत होती है, ठीक है। तो एसिडिटी अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उसमें भी हमारा ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। अल्सर वगैरह में भी हमारा ये काफ़ी रोल प्ले करता है जब इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो वही चीज़ है कि ये हमारा गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन में अपना बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और इसके अलावा ये वैसोडाइलेशन में भी अपना मेजर रोल प्ले करता है, मतलब ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा डायलेट यानी चौड़ा कर देता है, ठीक है। और इसमें रिसेप्टर की बात करें तो इसमें हमारा जो है इंटरसेलुलर GS, ठीक है, तो इसमें हमारी G प्रोटीन हमारे GS से लिंक होती है। और यहाँ पे देखिए अगर आप लोगों को पता हो कि जो हमारा GS होता है वो हमारा एडेनिल साइक्लेज पाथवे के थ्रू काम करता है, जो कि हमारा CAMP के लेवल को बढ़ा देता है, साइक्लिक AMP के। देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों को तभी पता होंगी जब आप लोगों ने GPCR अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को GPCR के बारे में पता हो। और H3 की अगर हम लोग बात करें तो H3 देखिए हमारा ये मेनली हमारे CNS में देखने को मिलता है विद इन अ हाई लेवल, ठीक है। तो उसके अलावा हमारा ये थैलेमस, ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियस, कॉर्टेक्स रीजन, और उसके बाद हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन, टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारा एक टाइप का, ये हमारा जो है GI से लिंक होता है। और देखिए अगर आप लोगों को पता हो तो GI हमारा क्या होता है? ये हमारा एक टाइप का इनिबिशन होता है, ठीक है, मतलब ये इनिबिट करता है हमारे एक्शंस को, है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये हमारे जो है हिस्टामिन के रिलीज और सिंथेसिस को इनिबिट करने का काम करता है। मतलब ये मतलब कह सकते हैं रिस्पांस को बढ़ाता नहीं है बल्कि उसकी रिस्पांस को कम करता है। तो ये हमारा थोड़ा सा इनिबिटरी नेचर का होता है H3 रिसेप्टर। और अगर H4 की बात करें तो देखिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी मिल नहीं पाई है, ठीक है, इसको काफ़ी जल्दी ही डिस्कवर भी किया गया था। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा मतलब ऐसा देखा गया कि थाइमस ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, कॉलन, बोन मैरो और बेसोफिल्स, इन सभी जगह ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसका रिसेप्टर भी मतलब ऐसा मोस्ट लाइकली तो GPCR ही माना जाता है, बाकी थोड़ा बहुत इसमें कन्फ्यूजन भी, अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है। और इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम के रेगुलेशन में अपना मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे चारों टाइप के हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर्स। और देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप लोगों ने भी देखा कि जो हमारा मेन है वो हमारा H1 H2 ही है, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से हमें एक्शन देखने को मिलता है। तो जो हमारी दवाएं हैं ना, जो हमारा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स हैं, वो भी हमारे इसी H1 H2 के लिए ही बने हुए हैं ज़्यादातर, ठीक है। मतलब हमें जो मेन दो दवाएं पढ़नी है वो हमारा वही है, एक H1 एंटागोनिस्ट है, एक H2 एंटागोनिस्ट है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके लिए आप परेशान मत होइए। बाकी आई होप कि आप लोग यहाँ पे ये सब चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा हिस्टामिन रिसेप्टर। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एक्शन ऑफ हिस्टामिन्स के बारे में, तो देखिए वैसे तो रिसेप्टर वाले पार्ट में हम लोगों ने देख ही लिया कि किस रिसेप्टर से बाइंड होने पर ये क्या एक्शन शो करता है। लेकिन अगर हम लोग और थोड़ा जनरल वे में देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए मतलब एज अ इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, ये हमारे बहुत सारे सिम्टम्स कॉज करता है, जैसे कि हमारा इचिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया, और हमारा म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। तो एज अ इम्यून रिस्पॉन्स ये करता है, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो हिस्टामिन कॉज ब्लड वेसल्स टू डायलेट एंड बिकम मोर परमेबल। तो हम लोगों ने देखा ये हमारा वैसोडाइलेशन करता है और हमारी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये इससे होता क्या है, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड एरिया। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा मतलब जो भी अफेक्टेड एरिया होता है, जहाँ पे मतलब कह सकते हो प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हुई है, वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच हेल्प्स इम्यून सेल्स टू रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी मोर एफिशिएंटली। तो देखिए वही चीज़ है ना कि हम लोगों को जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, इंजरी होती है, किस वजह से होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी WBC को पहुँचना होता है। तो WBC कब पहुँचेगी, जब ब्लड हमारा जाएगा। और ब्लड फ्लो कब होगा, जब हमारा ज़्यादा ब्लड फ्लो हो पाएगा। तो उसी के लिए क्या होता है, हमारा परमेबिलिटी बढ़ जाती है। और देखिए इसी ब्लड फ्लो के बढ़ जाने से ही हमें यहाँ पे क्या होता है भाई, जब ब्लड फ्लो किसी एरिया में बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, है ना। और ब्लड क्योंकि रेड कलर का होता है तो वहाँ पे रेडनेस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ गया है। और वहाँ पे वही चीज़ है कि थोड़ा सा ब्लड जो है हॉट नेचर का होता है, इसी वजह से वहाँ पे जलन वगैरह भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अगर आप लोग देखें ना तो इंटरलिंक भी होती हैं
बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो इट ऑल्सो लीड्स टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, तो वही चीज़ है कि ब्रोंकस में भी कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है ये। और उसके बाद इन स्टमक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट स्टिमुलेट्स पैराइटल सेल्स टू सिक्रीट गैस्ट्रिक एसिड, तो वही चीज़ है कि हमारे पैराइटल सेल्स को भी यहाँ पे ये स्टिमुलेट करता है ताकि वो गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट कर सके। ठीक है, तो स्टमक में देखिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो H2 एंटागोनिस्ट में हम लोग मेनली इसी पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से बात कर रहे होंगे। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो इन ब्रेन इट एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग स्लीप, वेक साइकिल्स, एपेटाइट एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। ठीक है, तो जो भी हमारे मेमोरी वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, एपेटाइट यानी कि जो हमारा भूख वगैरह वाली चीज़ें होती हैं, और उसके बाद स्लीप वेक साइकिल्स में भी अपना ये एक रोल प्ले करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमारा हिस्टामीन ही करता है, लेकिन एक रोल प्ले करता है। ठीक है, नाउ फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे हिस्टामिन के बारे में सभी चीज़ें देख ली। हम लोगों ने हिस्टामिन का सिंथेसिस देख लिया, हम लोगों ने हिस्टामिन के एक्शंस देख लिए, रिसेप्टर देख लिए, और उसका सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं हिस्टामिन मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जैसा हम लोगों ने देखा कि जो हमारा हिस्टामिन है, तो अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में हिस्टामिन प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो होता क्या है कि हिस्टामिन जैसे मान लो हमारा यहाँ पे रिलीज हुआ, ठीक है, हमारी बेसोफिल्स मास्टफिल्स से रिलीज हुआ, तो रिलीज होने के बाद क्या होता है, रिलीज होने के बाद यहाँ पे तुरंत ही इसका जो है मेटाबॉलिज्म भी हो जाता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म अब देखो मेटाबॉलिज्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर बताना पड़े तो वही चीज़ है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे कह सकते हो इसके एक्शन का यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे मेटाबोलाइज हो जाता है, यानी जो हमारा हिस्टामिन है, ठीक है, उसका एक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हिस्टामिन मेटाबॉलिज्म अकर्स इन द बॉडी थ्रू 2 मेजर पाथवेज। ठीक है, तो हिस्टामिन का मेटाबॉलिज्म हमारा 2 मेजर पाथवे के थ्रू होता है। पहला होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है मेथाइलेशन। तो ऑक्सीडेशन में देखिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमारा होता है डाई अमीनो ऑक्सीडेज के थ्रू, और इसमें क्या होता है हमारा जो हिस्टामिन है वो कन्वर्ट हो जाता है इमिडाजोल एसिटिक एसिड में। और मेथाइलेशन में क्या होता है, मेथाइलेशन हमारा परफॉर्म होता है हिस्टामिन एंड मेथाइल ट्रांसफरेज के थ्रू। ये सारे हमारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, डाई अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम हो गया, हिस्टामिन एंड मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम हो गया, और इसकी वजह से होता क्या है कि ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है एन मिथाइल हिस्टामिन में, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जब हिस्टामिन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो हमारे हिस्टामिन का एक्शन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारा ये हिस्टामिन हो गया, और यहाँ पे हिस्टामिन एन मिथाइल ट्रांसफरेज की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है एन मिथाइल हिस्टामिन में, और डाई अमीन ऑक्सीडेज की मदद से क्या होता है ये हमारा इमिडाजोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए वही चीज़ें आप लोगों को इतना तो बेसिक्स पता ही होगा कि हमारा जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी जो उसका एक्शन भी चेंज हो जाता है ना, खत्म हो जाता है जनरली। तो ये था हमारे यहाँ पे हिस्टामिन का लेक्चर। तो ये था हमारे यहाँ पे हिस्टामिन का बहुत ही डिटेल इंट्रोडक्शन। ठीक है, और बाकी हमारे जितने भी एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स हैं वो आप लोग देख लेना, क्योंकि वहाँ पे लगभग वो 1 घंटे का लेक्चर है, उसको यहाँ पे कंपाइल करना मुझे सही नहीं लगा। आप लोग वहाँ पे अलग से जाके देख सकते हो। ठीक है, इतना तो आप लोग समझदार है ही हो। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग यहाँ पे 5-HT यानी कि हमारे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन को यानी कि सेरोटोनिन को बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात अगर बात करें तो सेरोटोनिन को हम लोग यहाँ पे इसके जो है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन यानी कि शॉर्ट में 5-HT के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे एक बहुत ही क्रूशियल न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन। ठीक है, देखिए ये दोनों तरह का काम करता है, मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है, हार्मोन का भी काम करता है। इन्वॉल्व इन न्यूमरस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, यानी बहुत सारे फंक्शंस में इसका रोल होता है। बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें तो इसको यहाँ पे ड्राइव किया जाता है हमारे ट्रिप्टोफैन से। ठीक है, मतलब ट्रिप्टोफैन हमारे एक अमीनो एसिड होता है, उसी से हमारा सेरोटोनिन जो है कह सकते हो सिंथेसाइज किया जाता है, एंड इज प्राइमरली नोन फॉर इट्स रोल इन मूड रेगुलेशन एंड ओवरऑल मेंटल वेलबींग। ठीक है, और सेरोटोनिन मतलब कि हमारे मूड को काफ़ी ज़्यादा मतलब बैलेंस मतलब कि अच्छा बनाने में सेरोटोनिन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए लोकेशन की बात करें तो ये मेनली हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है, जीआईटी में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जीआईटी में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह में भी जो है हमारा जो है देखने को मिल जाता है। अब बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए फंक्शंस की बात करें तो देखिए इसका फंक्शन यहाँ पे मेनली मूड रेगुलेशन, स्लीप रेगुलेशन, कॉग्निशन यानी कि कोई भी चीज़ याद वगैरह रखनी है, मेमोरी वगैरह हो गई, सेक्सुअल डिजायर्स में भी इसका काफ़ी मेजर रोल होता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, वोंड हीलिंग और एपेटाइट एंड डाइजेशन, ये सभी चीज़ों में इसका बहुत मेजर रोल हमारा होता है। किसका, हमारा सेरोटोनिन का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग मेनली बात करें तो हम लोग बात करते हैं अपने सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के बारे में, यानी कि ये हमारे वो रिसेप्टर्स होंगे जिन पे जब हमारा सेरोटोनिन बाइंड होता है तो अपना एक्शन शो करता है। अब देखिए सेरोटोनिन रिसेप्टर्स आल्सो नोन एज 5-HT रिसेप्टर्स दैट मेडिएट द इफेक्ट ऑफ सेरोटोनिन, यानी कि जिसी की वजह से हमें सेरोटोनिन का इफेक्ट देखने को मिलता है। अ की न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन, ठीक है, जो कि हमारा एक टाइप का बहुत ही मेजर हार्मोन होता है सेरोटोनिन, है ना। दीज रिसेप्टर्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द CNS, यानी कि देखिए अब ये कहाँ कहाँ भाई जहाँ जहाँ हमारा सेरोटोनिन कह सकते हो मेनली पाया जाता है वहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे CNS हो गया, पेरिफेरल टिश्यूज हो गए, और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को हमारा यहाँ पे कंट्रोल करता है।
अब देखिए सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स ना अगर हम लोग बात करें तो हमें यहाँ पे कह सकते हो जनरली 7 टाइप के सेरोटोनिन रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। 5HT1, 5HT2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। मतलब आप लोग को आगे लगा देना 5HT, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये सारे हमारे कह सकते हो 7 रिसेप्टर हो जाते हैं और इनके अंदर भी हमारे कुछ सब टाइप्स हो जाते हैं। जैसे हम लोग थोड़ा सा देखें तो जैसे जो 5HT1 रिसेप्टर है इसके अंदर भी हमारे कुछ सब टाइप हैं, जैसे 5HT1A, 1B, 1D, 1E, 1F, ठीक है। तो इस तरीके से इसके भी कुछ सब टाइप हो गए। अब मैकेनिज्म की बात करें तो इसका जो है इनिबिटरी नेचर होता है, ठीक है। मतलब कि ये हमारा जो है जीआई मेडिएटेड होता है, यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है और जीआई होता है, यानी कि इनिबिटरी नेचर का होता है। यानी कि ये हमारे सीएमपी यानी साइक्लिक एमपी के लेवल्स को डिक्रीज करता है, ठीक है, बढ़ाता नहीं है। और फंक्शंस की बात करें तो अब देखिए ये सब चीज़ें डिटेल में आप लोग जीपीसीआर वाले रिसेप्टर का लेक्चर देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारा लेक्चर ऑल दो अवेलेबल नहीं है बट नोट्स बहुत अच्छी हम लोगों ने बनाई हुई है, तो आप लोग वहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। 4 सेम का नोट्स आप लोग को फ्री सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग इसका नोट्स देख सकते हो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो देखिए ये हमारा मूड एंड एंजाइटी को रेगुलेट करता है, ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को मेडिएट करता है और उसके अलावा यहाँ पे एक्सेसिव न्यूरोनल फायरिंग को भी इनहिबिट करता है, ठीक है। मतलब कि अगर न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो अपना एक्शन वगैरह शो कर रहे हैं। और टाइप की बात करते हैं हमारा एक टाइप का जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। अब बात करें हम लोग 5HT2 रिसेप्टर के बारे में तो देखिए ये भी हमारा जो है एक टाइप का जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। सब टाइप्स इसके भी कुछ होते हैं, 5HT2A, 2B, 2C, ठीक है। मैकेनिज्म इसका एक्साइटेटरी होता है, यानी कि ये हमारे इंट्रासेलुलर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है और प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेट करता है। फंक्शंस की बात करें तो मूड रेगुलेशन, परसेप्शन, स्लीप, ठीक है, और हमारा कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे 5HT3 रिसेप्टर्स के बारे में तो ये हमारा एक टाइप का लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होता है। तो ये देखिए जी हमारे सेरोटोनिन रिसेप्टर्स में यही इकलौता है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। बाकी मैकेनिज्म की बात करें तो आइनोट्रोपिक, क्योंकि हमारा लिगैंड गेटेड आयन चैनल है। और फंक्शंस की बात करें तो हमारा नोजिया, रिफ्लेक्सेस, ठीक है, और बहुत सारे पेन से परसेप्शन और गट मोटिलिटी वगैरह को हमारा इन्फ्लुएंस करता है। अब अगर हम लोग बात करें 5HT4 रिसेप्टर्स के बारे में तो ये हमारे टाइप का जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। मैकेनिज्म इसका एक्साइटेटरी होता है, सीएमपी लेवल्स को बढ़ाता है और यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, यानी कि जो हमारा इंटेस्टाइन के अंदर जो भी मूवमेंट होता है, ठीक है, जैसे मूवमेंट होता है ना जिसके थ्रू हमारा बॉबल मूवमेंट जो है देखने को मिलता है, तो उसको रेगुलेट करता है। उसके बाद अलावा जो है लर्निंग और मेमोरी प्रोसेस में भी हमारा मेजर रोल प्ले करता है। बात करें 5HT5 रिसेप्टर्स के बारे में तो ये भी जी प्रोटीन का रिसेप्टर है। इसके भी कुछ सब टाइप होते हैं, 5HT5A, 5HT5B। देखिए सबके सब टाइप नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा 5HT1 के सब टाइप थे, 2 के थे और यहाँ पे 5 के हैं। अब मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर लाइकली थोड़ा सा इनिबिटरी नेचर होता है, बाकी बहुत ज़्यादा इसके फंक्शन अभी बहुत ज़्यादा समझे नहीं पा गए हैं, ठीक है। और फंक्शंस की बात करें तो मूड वगैरह को कंट्रोल करने में थोड़ा सा रोल इसका देखने को मिलता है। G5HT6 की बात करें तो ये भी हमारा एक टाइप का जी प्रोटीन का रिसेप्टर है। मैकेनिज्म इसका एक्साइटेटरी होता है, सीएमपी लेवल्स को बढ़ाता है और इसके अलावा हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस जैसे कि लर्निंग या मेमोरी को हमारा जो है रेगुलेट करता है। और 5HT7 रिसेप्टर के बारे में बात करें तो ये भी हमारा जी प्रोटीन है, एक्साइटेटरी नेचर का होता है और मूड और थर्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी के टेम्परेचर वगैरह को भी कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले करता है। तो देखिए ये थे हमारे यहाँ पे सेरोटोनिन और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। अब हम लोग बात करते हैं अपने को सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट के बारे में, यानी ये हमारी वो ड्रग्स होंगी जो कि हमारे सेरोटोनिन के इफेक्ट को एंटागोनाइज करती हैं, यानी उसको अपोज करती हैं। अब देखिए सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट हमारा एक टाइप का ड्रग है, कंपाउंड होता है जो कि हमारा ब्लॉक या रिवर्स करता है सेरोटोनिन के एक्शन को, ठीक है। उसके मतलब कि हमारे सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा तो उसका एक्शन भी लिमिट हो जाएगा। अब जैसे इसके अंदर हम लोग कुछ ड्रग्स की बात करें तो इसके अंदर हमारी जो है सबसे पहले ड्रग आ जाती है सिप्रोहेप्टाडीन। अब अगर आप लोगों को याद होती है ये हमारी जो है एक टाइप की एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर हमारे यहाँ पे एंटी सेरोटोनर्जिक यानी कि सेरोटोन जो भी हमारा जो है कैसे तो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी एंटागोनाइज करती है, ठीक है। तो ये दोनों तरह का इफेक्ट शो करती है। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन एक्टिविटी, यानी हिस्टामिन और सेरोटोनिन दोनों की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, मेकिंग इट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग एलर्जीज, माइग्रेन्स एंड सेरोटोनिन सिंड्रोम, यानी कि इन सभी तरह की चीज़ों को ट्रीट करने में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर हमें जो है थोड़ा सा वो ड्राउजीनेस, ठीक है, सिडेशन, डिजनेस, ठीक है, मतलब चक्कर वगैरह आना, ये सब चीज़ें हमें थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सेकंड ड्रग इसके अंदर हम लोग बात करें तो हमारी जाती है कैटानसेरिन। तो कैटानसेरिन की बात करें तो ये हमारी एक टाइप की सेलेक्टिव 5HT2A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है 5HT2C रिसेप्टर को भी ब्लॉक करने का काम करती है और यहाँ पे अल्फा-1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को भी यहाँ पे एंटागोनाइज करती है, ठीक है। कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर में डिजनेस, फैटीग और मतलब कि हाइपोटेंशन वगैरह ये सब देखने को मिल जाता है, ठीक है। रिटर्नसेरिन की बात करें तो ये भी हमारी एक टाइप की सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है और प्राइमरी ये 5HT2A और 5HT2C रिसेप्टर पे काम करती है। और इसके अलावा इसका यूज हमारा साइकेट्रिक कंडीशन जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, इन सब पे देखने को मिलता है। फोर्थ ड्रग की बात करें तो हमारा
फोर ड्रग की बात करें तो हमारे यहाँ पे क्लोजापिन आ जाता है, ठीक है, और ये हमारा जो है 5HT2 है और 5HT2C रिसेप्टर को एंटागोनाइज करती है। और इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ पे 5HT2C रिसेप्टर को ब्लॉक करके ये हमारा मूड और कॉग्निशन को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। और द मैकेनिज्म माइट आल्सो कंट्रीब्यूट टू, मतलब कि इसकी वजह से हमें यहाँ पे वेट गेन और मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और लास्ट ड्रग की बात करें रिस्पेरिडोन के बारे में, ठीक है, तो ये हमारी जो है ज़्यादा इफेक्टिव होती है सिजोफ्रेनिया में, ठीक है, क्योंकि ये हमारा D1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। बट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो है 5HT2 है और 5HT2C रिसेप्टर्स को भी यहाँ पे जो है कह सकते हो ब्लॉक करने का काम करती है, ठीक है। तो ये मेनली मतलब ये डोपामीन के रिसेप्टर्स पे थोड़ा बहुत अपना इफेक्ट शो करती है, लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ पे सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स पे भी हमारा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे कंप्लीट सेरोटोनिन का लेक्चर, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है नेक्स्ट टाइप के ऑटोकॉइड्स के बारे में, जो कि हमारे हो जाते हैं लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स। अब देखिए लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स की बात करें, जिसके अंदर हम लोग को देखना है प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स और थ्रोम्बोक्सिन A2 को। तो हम लोग बात करें ना तो ये तीनों हमारे एक टाइप के आइकोसेनॉइड्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, मतलब ये हमारे इसके अंदर के जो है कह सकते हो सब क्लासेज होती हैं, या फिर कह सकते हो इसी के एक टाइप होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो ये आइकोसेनॉइड्स क्या है, देखिए आइकोसेनॉइड्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, डिराइव्ड मेनली फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड इन सेल मेम्ब्रेन। देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन आपको पता है भाई किसकी बनी होती है, हमारी फॉस्फोलिपिड की, है ना। और फॉस्फोलिपिड हमारा क्या होता है भाई, फॉस्फोलिपिड हमारा एक टाइप का लिपिड होगा। और लिपिड किससे मिलके बना होता है, लिपिड आप लोग को पता होगा मिलके बना होता है हमारा अल्कोहल और फैटी एसिड से, ठीक है, अल्कोहल प्लस फैटी एसिड, यही दोनों तो मिलके हमारे लिपिड बनाते हैं। तो लिपिड का क्या होता है, जब हमारे इस फॉस्फोलिपिड यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जब इसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो ब्रेक डाउन होकर क्या होता है कि भाई है तो ये भी लिपिड ही, तो जब लिपिड का ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, अल्कोहल और फैटी एसिड अलग हो जाएंगे। और ये जो हमारा फैटी एसिड है, तो यही फैटी एसिड हमारा एक टाइप का होता है, एक टाइप के फैटी एसिड होते हैं स्पेशली आइकोसेनॉइड्स, ठीक है। तो ये आइकोसेनॉइड्स क्या होते हैं, ये हमारे 20 कार्बन के फैटी एसिड होते हैं, ये इनकी खासियत होती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली हो जाती है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वही चीज़ है कि देखिए ये हमारे जो है ड्राइव फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड इन सेल मेम्ब्रेन। अब एराकिडोनिक एसिड से देखिए क्या मतलब है, जैसे जो हमारा सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये हमारा फॉस्फोलाइपेज एक ही है मतलब प्रेजेंस में हमारा कन्वर्ट हो जाता है एराकिडोनिक एसिड में। अब ये एराकिडोनिक एसिड हमारा यहाँ पे देखिए दो पाथवे फॉलो करता है। अगर ये हमारा कॉक्स पाथवे फॉलो कर रहा है, ठीक है, साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा यहाँ पे कह सकते हो इसका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो है कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन में। अब यहाँ पे देखिए कॉक्स में भी हमारे कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखिए दोनों से फॉर्म हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन ही होता है, लेकिन क्या होता है कि कॉक्स 1 से जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है वो कह सकते हो कि हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, और कॉक्स 2 से हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी का थोड़ा सा कह सकते हो जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन वगैरह होते हैं, और इससे मेनली हमारा PGE2 ज़्यादा फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ा हम लोग अभी देखेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए एक हमारा होता है साइक्लो ऑक्सीजनेस, एक हमारा होता है लाइपो ऑक्सीजनेस, ठीक है, लॉक्स पाथवे। तो लॉक्स पाथवे के थ्रू देखिए क्या होता है, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, हमारा आइकोसेनॉइड्स में देखिए 3 चीज़ें हमें पढ़नी है, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स। बाकी प्रोस्टासाइक्लिन भी है बट हमें सिलेबस में इन तीनों को पढ़ना है, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। तो ये देखिए ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये देखिए किससे फॉर्म हुआ, कॉक्स पाथवे के थ्रू, और ल्यूकोट्राइन्स देखिए किस पाथवे के थ्रू फॉर्म हुआ, लॉक्स के थ्रू। और ये जो हमारा बच्चा हमारा जो है थ्रोम्बोक्सिन है, तो ये थ्रोम्बोक्सिन कुछ नहीं है, ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का एक फॉर्म है। मतलब अब यही प्रोस्टाग्लैंडिन देखिए क्या होता है, मतलब देखिए सबसे पहले हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्म होती है PGG2, यही PGG2 सबसे पहले कन्वर्ट हो जाती है हमारे PGH2 में, ठीक है। ये सारे हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन ही है, बस अलग अलग फॉर्म है, जैसे PGG2, PGH2। अब देखिए ये हमारा जो PGH2 है, अगर ये हमारा आइसोमरेज एंजाइम की वजह से मतलब कि आइसोमरेज हो रहा है, ठीक है, इसका तो ये आइसोमरेज मतलब कि इसी के जो है हमें कुछ आइसोमर्स देखने को मिलते हैं जो कि हमारे होते हैं PGE2, PGD2 और PGF2 अल्फा, PGF2 अल्फा, ठीक है। तो हमारे ये तीनों फॉर्म होते हैं। और अगर यहाँ पे इसी का जो है प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस के फॉर्म में अगर ये रिएक्ट कर रहा है, तो देखिए इसका नाम क्या है, प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस, यानी ये एंजाइम क्या करेगा, हमारा प्रोस्टासाइक्लिन फॉर्म करेगा, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है PGI2 में, जो कि हमारा क्या होता है प्रोस्टासाइक्लिन। और अगर यही एंजाइम यही हमारा PGH2 रिएक्ट कर रहा है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बोक्सिन A2 में, क्योंकि यही हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 है। और ये थ्रोम्बोक्सिन A2 फर्दर हमारा थ्रोम्बोक्सिन B2, ठीक है, तो ये हमारा इंटरचेंज वगैरह हुआ करता है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा इसी एराकिडोनिक एसिड से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन भी इसी से देखने को मिलता है, ल्यूकोट्राइन्स भी इसी से देखने को मिलता है, और थ्रोम्बोक्सिन A2 भी इसी से देखने को मिलता है, जो कि हमारा एक टाइप का प्रोस्टाग्लैंडिन का ही फॉर्म होता है। और यही तीनों हमें यहाँ पे अपने इस आइकोसेनॉइड्स में पढ़ने हैं, और यही तीनों हमारे क्या होते हैं, यही तीनों हमारे लिपिड डेराइव्ड ऑटोकॉइड्स होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखिए तो हम लोगों ने जो टाइप पढ़े थे उसमें देखिए लिपिड डेराइव्ड में कितने कितने थे, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, थ्रोम्बोक्सिन, ये तीनों हमारे इसी से जो है किससे फॉर्म होते हैं, हमारे एराकिडोनिक एसिड से। और ये तीनों क्या
होते हैं, हमारे एक टाइप के आइकोसाइनोइड्स होते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अपने प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, जो कि हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे ग्रुप ऑफ लिपिड कंपाउंड दैट बिलोंग टू आइकोसाइनाइड फैमिली ड्राइव फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड, आप लोग समझ चुके हो। बाकी सिंस फर्स्ट इट वाज थॉट टू ओरिजिनेट इन द प्रोस्टेट, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले इसकी खोज हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड से की गई थी, और ऐसा माना जाता था कि ये हमारा सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है, इसीलिए इसका नाम हमारा पड़ गया था प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से। बाकी बाद में देखा गया कि हमारी बॉडी के बहुत सारे टिश्यू में होता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा ये सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है, हमारी बॉडी के बहुत सारे टिश्यू में जब भी जरूरत पड़ती है तब इसकी सिंथेसिस होती है। दे आर मेजर लिपिड ड्राइव्ड ऑटोकॉइड्स, ठीक है, और हमारे ये बहुत ही मेजर लिपिड ड्राइव्ड ऑटोकॉइड्स होते हैं। अब सिंथेसिस की बात करें तो देखिए सिंथेसिस वैसे तो हम लोगों ने देख ही लिया है, बाकी थोड़ा सा देखें तो देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। बाकी देखिए एराकिडोनिक एसिड हमारा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में, ठीक है। फिर ये G2 हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में, और यहाँ पे ये क्या होता है, ये दोनों हमारे कॉक्स एंजाइम्स की हेल्प से होते हैं। अब देखिए कॉक्स के दो एंजाइम होते हैं, एक कॉक्स 1 एक कॉक्स 2। कॉक्स 1 हमारा नेचुरल प्रोसेस से होता है, समझ लो, ठीक है, और कॉक्स 2 हमारा तब एक्टिवेट होता है जब हमारी बॉडी में कुछ भी जो है कह सकते हो फॉरेन पार्टिकल इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए कॉक्स 1 क्या होता है, कॉक्स 1 देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लाइक गैस्ट्रिक प्रोडक्शन। देखिए इसे आप लोग थोड़ा समझिएगा, ये जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है इसका दो मेजर काम होता है। एक तो ये हमारा इन्फ्लामेशन में भी अपना बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और दूसरा हमारी बॉडी के अंदर कुछ नेचुरल प्रोसेस होती है, जैसे कि हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन है, ठीक है, उसको नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करना, तो वो सारी चीज़ें भी हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन करता है। मतलब गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को रेगुलेट भी करता है ये, ठीक है, मतलब उसके सिक्रीशन को मतलब नॉर्मल लेवल पे ही रहे, ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, वहाँ पे भी ये काम करता है। और दूसरा हमारा इन्फ्लामेशन में भी काम करता है। तो देखिए अगर हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लामेशन में काम कर रहा है तो वो हमारा कॉक्स 2 की हेल्प से बनता है, ऐसा समझिए, ठीक है, PGE2 मेनली होता है। और अगर हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन बाकी हमारी बॉडी के नेचुरल कामों में काम आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा कॉक्स 1 के थ्रू होता है। तो बस यहाँ पे सिंपल सी बात है। बाकी कॉक्स 2 तभी एक्टिव होता है जब हमारी बॉडी में कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह एंटर करते हैं, ठीक है। बाकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन आर नॉट स्टोर्ड इन सेल्स बट आर सिंथेसाइज्ड ऑन डिमांड एंड एक्ट लोकली विया स्पेसिफिक GPCR रिसेप्टर्स। यानी कि देखिए वही चीज़ है कि हमारा ये जो है सेल्स में, मतलब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये हमारा जो है कोई सेल में स्टोर नहीं रहता है, बल्कि जब भी इसकी जरूरत होती है तब ये इसकी सिंथेसिस हो जाती है, और हमारा जो है जहाँ पे भी इसका काम होता है वहाँ इसका काम हो जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की बात करें तो देखिए इसमें हमारा सबसे मेजर काम कौन करता है, PGE2। PGE2 इज अ मेजर मेडिएटर ऑफ पेन, स्वेलिंग एंड फीवर ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, यानी इन्फ्लामेशन के दौरान जो भी पेन, स्वेलिंग, फीवर ये सब देखने को मिलता है, ये सब हमारा PGE2 की वजह से ही होता है। बाकी ये हमारा वैसोडाइलेशन को भी प्रमोट करता है, ठीक है, वैस्कुलर परमिबिलिटी को भी हमारा यहाँ पे इंक्रीज करता है। देखिए इसको ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमारी इम्यून कह सकते हो इन्फ्लामेशन में बहुत मेजर स्टेप्स होते हैं। अगर आप लोग को याद हो तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है भाई, सबसे पहले हमारी ब्लड वेसल्स थोड़ी चौड़ी हो जाती है। देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये मतलब नॉर्मल शेप में, लेकिन इन्फ्लामेशन में क्या होता है, सबसे पहले थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। जब ये थोड़ी सी डायलेट हो जाती है तो यहाँ पे ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो क्या होता है भाई, हमारी ब्लड किस कलर का होता है, रेड, इसी वजह से इस ब्लड फ्लो के बढ़ जाने से रेडनेस आ जाती है। और यहाँ पे देखिए ये ब्लड हमारा थोड़ा सा वार्म भी होता है ना, तो यहाँ पे वार्मनेस मतलब कि थोड़ा सा कह सकते हो उस एरिया में थोड़ा वार्म गर्मी भी देखने को मिलती है ना। और इसकी बात क्या होता है, देखिए ये हमारे परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि भाई ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, लेकिन ये इन पोर्स को क्या होता है, इन पोर्स का साइज हमारा यहाँ पे ये बहुत बढ़ा देता है। तो यहाँ पे देखिए जब पोर्स का साइज बढ़ जाएगा तो यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से जो हमारी WBC है भाई, यही WBC ही तो अपना मेजर रोल प्ले करती हैं, मतलब इम्यून सेल्स हमारी WBC जो तो होती हैं। तो ये WBC क्या होता है, ये हमारा इस पोर्स के थ्रू हमारा मतलब इनकी परमिबिलिटी बढ़ गई। तो ये हमारा परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को अपने आर पार आने जाने देना। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स परमिएबल ज़्यादा हो गए, यानी जो WBC है वो ब्लड सेल्स को इजिली क्रॉस करके, और जहाँ भी हमारा कह सकते हो इनको जाना होता है, ठीक है, यानी कि जहाँ भी हमारा कह सकते हो जो भी हमारा फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, तो वो जहाँ भी होता है वहाँ पे जाके अटैक करती हैं और हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। देखिए काम ये हमारा हो सकता है इम्यून ही है, ठीक है, मतलब ये हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का। लेकिन अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी कुछ अच्छी सेल्स भी डेथ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, बस ये चीज़ है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए ये हमारा जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी अपना रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारा जो PGI2 है यानी कि प्रोस्टासाइक्लिन है, ये हमारा थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि जब हमारी जो है प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, तो वो हमारा जो है थ्रोम्बोसिस मतलब कि आपस में इकट्ठा होकर मतलब एक प्लैक टाइप का बना लेती है, जो कि हमारे ब्लड फ्लो को जाम कर देता है।
तो यहाँ पे देखिए जो है इसकी वजह से हमें यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी इसका एक मेजर रोल देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से, और ये वैसोडाइलेशन भी करता है, मतलब कि बेसिकली कह सकते हो हाइपर टेंशन में अपना मेजर रोल प्ले करता है, हाइपर टेंशन को प्रिवेंट करने में। और उसके बाद बात करें तो हमारा यहाँ पे और उसके अलावा मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस में भी अपना रोल प्ले करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो देखिए जो हमारा PGF2 अल्फा होता है वो हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड लेबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि PGI2 हमारा जो है म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। मतलब देखिए ये क्या करता है कि जैसे हमारा एसिड का लेवल, एसिडिटी जब हमारी बॉडी में बहुत बढ़ जाती है, अल्सर वगैरह में, अल्सर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में अल्सर में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, एक हमारी बॉडी में जो है स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स होता है। तो ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स को करते हैं, यानी कि कह सकते हो एसिड के लेवल को थोड़ा कम करते हैं, यानी ज़्यादा ना बढ़ने पाए, उसके लिए क्या करते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, बाइकार्बोनेट सिक्रीशन जो है बढ़ा देते हैं, ठीक है, और जो है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को जो है इनहिबिट करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिंग स्टमक लाइनिंग फ्रॉम डैमेज। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो PGE2 जो हमारा ब्रोंको डायलेशन करता है और PGF2 हमारा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। मतलब इन दोनों के अपोजिट रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। मतलब एक फॉर्म हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन की ब्रोंको डायलेशन करती है तो एक फॉर्म हमारी कॉन्स्ट्रिक्शन भी करती है, ठीक है। तो इनका अलग अलग रोल होता है अस्थमा में। और किडनी फंक्शंस की बात करें तो PGE2 और PGI2 हमारा जो है रीनल ब्लड फ्लो, यानी कि किडनी के अंदर ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, सोडियम एक्सक्रीशन, ये सभी चीज़ों में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। बाकी दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग किडनी फंक्शन ड्यूरिंग स्ट्रेस, ठीक है, सच एज हाइपोवॉलीमिया, यानी कि जब हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता है तो उसमें भी हमारी बॉडी में किडनी फंक्शंस को मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो हमारा PGD2 होता है वो हमारा स्लीप रेगुलेशन में, और PGE2 हमारा जो है पेन परसेप्शन और थर्मो रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करता है। अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने थ्रोम्बोक्सिन A2 के बारे में। तो देखिए ये हमारा एक टाइप का क्या होता है भाई, ये हमारा एक टाइप का जो है कह सकते हो प्रोस्टाग्लैंडिन का ही फॉर्म होता है। बाकी यहाँ पे ये हमारा पोटेंट बायोएक्टिव लिपिड इन्वॉल्व इन प्लेटलेट एग्रीगेशन, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन। मतलब देखिए ये वैसो कॉन्स्ट्रक्शन में थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ठीक है, और प्लेटलेट को मतलब एग्रीगेट यानी इकट्ठा करने में। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग में भाई क्या होता है, हमारी यही सब स्टेप तो होते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना, और हमारे प्लेटलेट्स आके इकट्ठा हो जाते हैं ताकि हमारा ब्लड क्लॉट जो है बन पाए। तो ब्लड क्लॉटिंग में अपना बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अब सिंथेसिस की बात करें तो भाई ये हमारा एराकिडोनिक एसिड, यानी कि वही कॉक्स पाथवे के थ्रू हमारा क्या होता है, जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन H2 है वो हमारा जो है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस की प्रेजेंस में हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी यहाँ पे ये हमारा मेनली जो है प्लेटलेट में देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि हमारा प्लेटलेट को ही इकट्ठा करने का काम करता है। बाकी क्रूशियल फॉर क्लॉटिंग है ना। फंक्शन की बात करें तो देखिए वही चीज़ है कि हमारा जो है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट भी करता है, और यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में भी अपना एक रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ल्यूकोट्रांस भी देखिए हमारे क्या होते हैं भाई, ये हमारे बायोएक्टिव लिपिड मेडिएटर्स होते हैं ड्राइव फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड। तो ये देखिए ये हमारा लॉक्स पाथवे के थ्रू बनते हैं, ठीक है, एराकिडोनिक एसिड से। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये सब चीज़ें आप लोग जानती हो। बाकी ये हमारे ईओकोस आइकोसानॉइड्स फैमिली को बिलोंग करते हैं और इन्फ्लेमेटरी और इम्यून रिस्पॉन्स में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। और जो है अस्थमा, एलर्जी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इन सब में इसका रोल देखने को मिलता है। सिंथेसिस पाथवे की बात करें तो ल्यूकोट्राइन्स हमारे मेनली जो है सिंथेसाइज होते हैं लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे, यानी कि लॉक्स पाथवे के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारे कुछ इम्यून सेल्स, हमारी मास सेल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, बेसोफिल्स, यानी कह सकते हो जितने टाइप की WBC हैं उनके अंदर हमें ये मेनली देखने को मिलता है। अब देखिए ये हमारे फर्दर जो है दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स। देखिए इनके अंदर क्या मतलब खासियत क्या होती है सिस्टेनाइल में, कि हमारे ये इनके अंदर सिस्टीन हमारा अमीनो एसिड देखने को मिलता है, ठीक है। सिस्टीन हमारा एक टाइप का अमीनो एसिड है जो कि इनके अंदर देखने को मिलता है। और इसके अंदर भी जैसे सब टाइप्स होते हैं, जैसे LTC4 हमारा, LTD4, LTE4, ठीक है। और ये हमारे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को इंड्यूस करते हैं, यानी ब्रोंकस को थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। ब्रोंकस आप लोग समझ रहे हो ना, हमारी श्वास नली वगैरह, ठीक है। और इंक्रीज वास्कुलर परमिबिलिटी, ठीक है, वास्कुलर परमिबिलिटी को भी बढ़ाते हैं और म्यूकस प्रोडक्शन में भी अपना रोल प्ले करते हैं। नॉन सिस्टाइन में बात करें तो इसके अंदर हमें कोई भी सिस्टीन का अमीनो ग्रुप नहीं देखने को मिलता है। LTB4 होता है इसका एग्जाम्पल। और ये हमारा पोटेंट कीमो अट्रैक्टेंट, यानी कि आप ऐसे समझिए कि जो हमारी WBC जो होती है उनको यहाँ पे जहाँ भी मतलब पहुँचाना होता है, ठीक है, जहाँ भी हमारे सेल्स में इन्फ्लेमेशन वगैरह मतलब कि इंजरी वगैरह होती है, ठीक है, वहाँ पहुँचाने में हमारा बहुत मेजर रोल प्ले होता है। उसके बाद प्रमोट्स इन्फ्लेमेशन बाय रिक्रूटिंग इम्यून सेल्स टू इंजरी साइट्स, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हमारा इन्फ्लेमेशन में भी अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने देखा अमीन एंड लिपिड डेराइव्ड ऑटोकॉइड्स को, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट टाइप के ऑटोकॉइड्स की, जो कि हमारा जो होता है पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स।
ये बात करें पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स की, तो देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं। भाई पेप्टाइड्स हमारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। देखिए होते क्या है कि जैसे लगभग आप मान के चलो कि 20 अमीनो एसिड्स कंबाइन करके प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 20 से कम अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, तो वो जैसे मतलब जब बहुत सारे अमीनो एसिड हो लेकिन वो प्रोटीन ना बना रहे हो, ठीक है, प्रोटीन के लिए सफिशिएंट ना हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड्स, ठीक है। तो पेप्टाइड्स के अंदर कह सकते हो हमें जो है जनरली जो है 10, 11, 12, 15, 5, 6 ऐसे करके, मतलब ये समझिए कि आप दो से ज़्यादा अमीनो एसिड अगर एक साथ जुड़े हैं तो वो हमारे पेप्टाइड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, पेप्टाइड्स पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स दैट एक्ट एज लोकल मीडिएटर्स टू रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस। तो वही सारी चीज़ें कि हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और जो भी बहुत सारी डिजीज होती हैं तो उनमें भी हमारा एक रोल प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। तो आपको पता है कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ब्रैडिकाइनिन, एंजियोटेंसिन और सब्सटेंस पी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने ब्रैडिकाइनिन के बारे में। तो देखिए ब्रैडिकाइनिन के बारे में बात करें तो देखिए ब्रैडिकाइनिन हमारा एक टाइप का नैनो पेप्टाइड होता है जिसके अंदर हमें 9 अमीनो एसिड की चेन देखने को मिलती है। दैट फंक्शंस एज अ पावरफुल वैसोडाइलेटर एंड मेडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, पेन एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि देखिए हमारी बॉडी में क्या क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, इन्फ्लेमेशन को भी थोड़ा बहुत मेडिएट करता है, और उसके अलावा हमारा पेन वगैरह में भी अपना एक रोल प्ले करता है, ठीक है, पेन सेंसेशन वगैरह में। अब इसके सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म की बात करें तो देखिए ब्रैडिकाइनिन को हमारा जो है काइनिनोजेन से ड्राइव किया जाता है, जो कि हमारे क्या होते हैं, एक टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। और देखिए इसका ये कैसे होता है कि यहाँ पे देखिए होता क्या है कि इसको आप थोड़ा समझिएगा कि जो हमारा काइनिनोजेन होता है, ठीक है, काइनिनोजेन, तो ये हमारा एक टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसी से हमारा बनता है ब्रैडिकाइनिन। लेकिन ये बनता क्या है, ये बनता तब है जब इसको यहाँ पे हमारा एंजाइम होता है कैलिक्रीन, ठीक है। कैलिक्रीन जो हमारा एंजाइम होता है जब ये प्रेजेंट होता है तब हमारा जो ये बनता है, और ये कैलिक्रीन हमारा एक्टिव फॉर्म में जो है कन्वर्ट होता है हमारा प्री कैलिक्रीन से, ठीक है। प्री कैलिक्रीन हमारा जो है कन्वर्ट होता है कैलिक्रीन में, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, और प्री कैलिक्रीन को कैलिक्रीन में कन्वर्ट करने में हमारा जो फैक्टर हेल्प करता है वो हमारा होता है फैक्टर 12, ठीक है। फैक्टर 12 हमारा ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर्स वगैरह होते हैं, आप लोग को पता होगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब देखिए ये हमारे बेसिकली प्लाज्मा ब्लड वेसल्स में कह सकते हो, यानी कि जो है हमारे ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह में। तो यहाँ पे वही चीज़ है, इट हैज़ अ शॉर्ट हाफ लाइफ, ठीक है। बाकी इसकी हाफ लाइफ काफ़ी शॉर्ट होती है, और ये हमारा जो है इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, फिर कह सकते हो डिग्रेडेशन होता है, वो हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसके अलावा अमाइनो पेप्टाइडेज पी, ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रल एंडोपेप्टाइडेज, इन सभी के थ्रू इसका जो है कह सकते हो मेटाबॉलिज्म हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स की बात करें, ठीक है, तो पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स मेनली हमारे यहाँ पे मतलब ब्रैडिकाइनिन मेनली हमारे यहाँ पे 2 रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं। अब देखिए इन दोनों में भी जो B2 है ये हमारी बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि देखिए हमारी बॉडी में जब नॉर्मली ये काम करेगा तो हमारा B2 रिसेप्टर पे काम करेगा, यानी कि ये हमारे मोस्टली टिश्यूज पे होते हैं, और ये हमारे ब्रैडिकाइनिन के जो भी नॉर्मल इफेक्ट हैं वो सारे शो करते हैं। लेकिन अगर हमारा ब्रैडिकाइनिन जो है इन्फ्लामेशन वगैरह करा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम हमारा B1 रिसेप्टर जो है ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो B1 रिसेप्टर के थ्रू ये हमारा इन्फ्लामेशन वगैरह में अपना रोल प्ले करता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे इसके फंक्शंस के बारे में, तो देखिए यहाँ पे हमारा वैसोडाइलेशन करता है बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड आपको पता है हमारा क्या होता है, एक बहुत ही पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है। इसके अलावा हमारा प्रोस्टासाइक्लिन और एंडोथेलियम डिराइव्ड हाइपरपोलराइजिंग फैक्टर्स, ये सभी चीज़ें मेनली क्या करती हैं, हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं, तो ये इन सभी को हमारा स्टिमुलेट करता है। बाकी हमारा इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, यानी कि इन्फ्लामेशन के टाइम पे हमारे ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो WBC वगैरह हैं वो ईजिली हमारे इन्फ्लामेटरी साइट्स पे पहुंच जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा पेन सेंसेशन में भी अपना एक रोल प्ले करता है। उसके अलावा स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में, जो कि नॉन वैस्कुलर होती हैं, मतलब ब्लड वेसल्स नहीं, उसके अलावा जो हमारी बॉडी में स्मूथ मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स को तो डायलेट कर रहा है, और इसके अलावा हमारे रीनल ब्लड फ्लो को भी बढ़ाने का काम करता है। तो ये सारे हमारे रोल होते हैं हमारे ब्रैडिकाइनिन के। और अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है एंजियोटेंसिन। तो देखिए एंजियोटेंसिन ये कोई नया जो है पेप्टाइड नहीं है, ये इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वहीं पे हमारा ये बनता है। और देखिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए एंजियोटेंसिन हमारा क्या होता है कि पेप्टाइड हार्मोन होता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर वगैरह को रेगुलेट करता है। बाकी देखिए इट इज अ पार्ट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम विच प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड ओवरऑल फ्लूइड होम्योस्टेसिस। देखिए मेनली ये करता क्या है कि ये हमारा जो है ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। तो हमारी बॉडी में जब भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है तो ये हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है। और अगर आप लोगों ने हमारा हाइपरटेंशन का लेक्चर देखा था तो वहाँ पे देखिए हम लोग बहुत सारी ऐसी ड्रग्स देते थे जो कि इस सिस्टम को इनहिबिट करती थी, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में अपना बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो जब कभी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा हो तो हमें यहाँ पे इस सिस्टम को रोकना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपने जो है
ACE इनहिबिटर्स या फिर बहुत सारे ऐसी दवाएं देते हैं जो कि इस सिस्टम को इनहिबिट करती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखिए अपने की कंपोनेंट्स एंड फंक्शन की बात करें तो इसमें देखिए होता क्या है, वैसे आप लोग को पता होना चाहिए बट नहीं पता है तो आप लोग सिंपली समझिए कि होता क्या है कि हमारा जो एक होता है हमारा जो है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन। अब ये हमारा जो है रिलीज होता है लिवर के थ्रू, ठीक है, तो ये हमारा लिवर के थ्रू रिलीज होता है। और यहाँ पे होता क्या है कि ये हमारा जो है एक एंजाइम होता है रेनिन, ठीक है, तो रेनिन क्या होता है, रेनिन हमारा जो है रिलीज करती है किडनी, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें होती तभी है जब हमारा ब्लड प्रेशर कह सकते हो हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत ड्रॉप होता है। तो एंजियोटेंसिनोजन हमारा जो है लिवर रिलीज करता है और किडनी हमारा रेनिन रिलीज करती है, और इस रेनिन की प्रेजेंस में हमारा एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 में। और ये एंजियोटेंसिन 1 हमारी इसकी एक्टिवेट फॉर्म नहीं होती है, बल्कि यही एंजियोटेंसिन 1 हमारा एक एंजाइम होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसकी इसकी हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। और ये एंजियोटेंसिन 2 ही हमारा जो है इस एंजियोटेंसिन का एक्टिव फॉर्म होता है, यानी यही सारे अपने रोल प्ले करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसमें देखें तो देखिए एंजियोटेंसिनोजन हमारा क्या होता है, प्रीकर्सर होता है हमारा जो है एंजियोटेंसिन का, यानी कि एंजियोटेंसिन इसी से बनता है, ठीक है। तो इसका नाम ही है एंजियोटेंसिनोजन, यानी इसकी जनरेशन करने वाला एंजियोटेंसिन की, ठीक है। अब रेनिन हमारा क्या होता है, ये हमारा एक हार्मोन होता है जो एंजाइम होता है, रिलीज करती है किडनी, ठीक है, व्हेन ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स, ठीक है, जो कि हमारा कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, यही हमारी इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, और इसके हमारे बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एल्डोस्टेरोन रिलीज, ADH हार्मोन रिलीज, थर्स्ट स्टिमुलेशन। ये सभी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं जो है ब्लड कह सकते हो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स की बात करें जिसके थ्रू हमारे काम करता है, तो देखिए ये जब मोस्टली हमारा जो है 81 यानी कि एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे सारे काम होते हैं, यानी मेडिएट्स मोस्ट ऑफ द क्लासिकल इफेक्ट्स ऑफ एंजियोटेंसिन, जैसे कि हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एल्डोस्टेरोन रिलीज, सोडियम रिटेंशन, ये सभी चीज़ें हमारा इसी रिसेप्टर के थ्रू होती हैं। बाकी जो 82 रिसेप्टर होता है इसके अपोजिट इफेक्ट होते हैं, यानी कि अगर हमारा एंजियोटेंसिन इस पे बाइंड होता है, ये थोड़ा सा इनहिबिटरी नेचर का होता है, ठीक है, तो ये हमारा वासोडाइलेशन को प्रमोट करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करता है, और हमारा टिश्यू रिपेयर, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये थे हमारे यहाँ पे एंजियोटेंसिन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सब्सटेंस पी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्सटेंस पी के बारे में हम लोग बात करें तो सब्सटेंस पी हमारा एक टाइप का जो है न्यूरोपेप्टाइड होता है, जो कि हमारा क्या होता है, दैट फंक्शंस एज अ की मीडिएटर इन ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल्स एंड वेरियस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज। देखिए आप सिंपली समझिए कि सब्सटेंस पी हमारा क्या होता है, ये हमारा एक टाइप का न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। न्यूरो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे कह सकते हो ऐसे हॉर्मोन्स वगैरह होते हैं, फिर ऐसे ट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि हमारा सिग्नल को जो है ब्रेन तक लेके जाते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे बॉडी से जो भी कह सकते हो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, कि हमें कोई भी पेन वगैरह हो रहा है, तो देखिए जैसे हमें मान लीजिए किसी चीज़ से पेन हो रहा है, तो उस पेन को हमारी बॉडी में हो रहा है इसको सेंस करने के लिए हमारे सिग्नल कौन पहुंचाता है, सिग्नल हमारा न्यूरोट्रांसमीटर पहुंचाते हैं, और उनमें से ही हमारा एक बहुत ही मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है सब्सटेंस पी, ठीक है। यानी ये हमारे पेन सिग्नल्स को हमारी बॉडी से ब्रेन में ले जाने का काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में भी इसका रोल देखने को मिलता है, और ये हमारे टैकीकाइनिन फैमिली को बिलोंग करता है न्यूरोपेप्टाइड्स, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखिए ये हमारा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, जैसा कि आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर है तो इसी में देखने को मिलेगा। और ये मेनली हमारा जो है सेंसरी न्यूरॉन्स, एंट्रिक नर्वस सिस्टम और इम्यून सेल्स में भी देखने को मिलता है, क्योंकि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में भी थोड़ा बहुत इसका रोल देखने को मिलता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा जो है न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना इफेक्ट शो करता है। और फंक्शंस की बात करें तो ये हमारा एक टाइप का की न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि हमारे पेन सिग्नल्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि पेरिफेरी से सीएनएस तक जो हमारा सिग्नल होता है पेन का, ठीक है, उसको पहुंचाने का काम हमारा यहाँ पे यही न्यूरोट्रांसमीटर करता है। बाकी इट ऑल्सो ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेटेरियल्स, यानी कि जो भी हमारे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इनकी रिलीज को भी ट्रिगर करता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड को भी स्टिमुलेट रिलीज करता है, जिससे हमारा ब्लड सेल्स डायलेट होती हैं। उसके अलावा एक्टिव इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को हमारा एनहांस करता है, और हमारा जो है मूड रेगुलेशन और स्ट्रेस रिस्पॉन्स में भी इसका एक रोल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑटोकॉइड्स को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, और यहाँ पे बात करेंगे अपने NSAIDs के बारे में या फिर NSAIDs के बारे में, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे हमारा होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे इसके नाम से ही समझे तो ये हमारी वो ड्रग्स होंगी जो कि हमारे इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने का काम करने वाली हैं, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में जब भी इन्फ्लामेशन वगैरह होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारी जो दवाएं होती है तो वो हमारी होती है NSAIDs। अब देखिए ये जो हमारी NSAIDs होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन को तो ये ट्रीट करती हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए इन्फ्लामेशन को ठीक करने के साथ साथ ये हमारा पेन को भी रिलीव करती हैं, और हमारे फीवर को भी यहाँ पे रिड्यूस करने का काम करती है। यानी कि जब भी हमारी बॉडी में पेन वगैरह या फिर हमें बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह होता है तब भी हम लोग यहाँ पे अपने इन
एनसेड्स की दवाओं को जो है यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी दवाएं हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। बाकी अगर देखिए हम लोग यहाँ पे ना इसका एक जनरल ओवरव्यू देखना चाहें कि एक पूरी एनसेट्स में हमारा होने क्या वाला है, मतलब ये करने क्या वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को बहुत अच्छे से देखिए, पहली बात कि ये रियल लेक्चर देखने से पहले आप लोग प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह के बारे में बात करी थी, स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन। तो आप सभी को पता है कि ये जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा एक मेडिएटर होता है किसका, हमारा इन्फ्लामेशन का। यानी कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे इन्फ्लामेशन में। तो अगर हम लोग किसी तरह इस प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोक दें तो ये हमारा क्या होगा भाई, हमारा ये इन्फ्लामेशन भी कह सकते हो रिड्यूस हो जाएगा हमारी बॉडी में। अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोगों को याद हो तो जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है वो बनता है कैसे, वो बनता है हमारा एराकिडोनिक एसिड से, है ना। तो एराकिडोनिक एसिड के अंदर भी हमारे क्या होते हैं, दो पाथवे होते हैं, एक हमारा कॉक्स पाथवे, एक हमारा लॉक्स पाथवे। तो कॉक्स पाथवे के थ्रू क्या होता है, इसी के थ्रू हमारा बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोग को याद हो तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन के भी बहुत अलग अलग टाइप थे। तो और ये कॉक्स थ्री में हमारे दो एंजाइम थे, एक था हमारा कॉक्स वन, ठीक है, और एक था हमारा कॉक्स टू। अब ये जो कॉक्स वन है तो ये हमारी बॉडी में जनरल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए एक्टिवेट होता है, मतलब कि हमारी बॉडी में जब भी जनरली, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इन्फ्लामेशन तो कराता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी में इसके बहुत मेजर अलग से काम भी होते हैं और इसकी बहुत अलग अलग फॉर्म होती है। ठीक है, अब ये सब अगर आप लोगों ने इसका लेक्चर देखा है तो समझ रहे होगे, PGD2, PGE2, ठीक है, PGA2, ये सारे हमारे इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि इस प्रोस्टाग्लैंडिन के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं तो वो हमारा क्या होता है, जैसे हमारा जो स्पेशली इसका जो बहुत बड़ा वर्क होता है वो हमारा होता है गैस्ट्रिक एसिड का रिडक्शन। ठीक है, मतलब गैस्ट्रिक एसिड को रेगुलेट करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो एसिड का, स्टमक का एसिड होता है, ठीक है, HCl होता है, उसके लेवल को मेंटेन करने का काम भी हमारा ये करता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये ना हो तो हमारी बॉडी में क्या होगा, एसिड का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से हमें एसिडिटी, अल्सर वगैरह देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा एक देखिए हमारी बॉडी में बहुत अच्छा काम भी तो कर रहा है। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए काम करता है, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल काम करता है, तब जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है वो हमारा कॉक्स वन के थ्रू बनता है, आप सिंपली समझिए। और ये जो कॉक्स टू है ना, जब इसके थ्रू हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है तो इसके थ्रू मेनली हमारा बनता है PGE2। ठीक है, ये वाला प्रोस्टाग्लैंडिन की PGE2 फॉर्म, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ये हमारी बनती है कॉक्स टू पाथवे के थ्रू, और यही हमारा सबसे मेजर मेडिएटर होता है इन्फ्लामेशन वगैरह का। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए कि अगर हमें यहाँ पे अपने प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोकना है, जो कि हमें इन्फ्लामेशन के लिए रोकना है, तो हमें क्या ब्लॉक करना चाहिए, हमें अपने इस कॉक्स टू को ब्लॉक करना चाहिए कि कॉक्स वन को। भाई हमें तो यही चाहिए ना कि कोई हमारा ऐसी ड्रग हो जो इस कॉक्स टू को ब्लॉक कर दे और कॉक्स वन को छोड़ दे, क्योंकि अगर कॉक्स वन भी ब्लॉक हो गया तो हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन बिल्कुल बनना ही बंद हो जाएगा, है ना, फिर दोनों कॉक्स पाथवे बंद हो जाएंगे। और प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में बिल्कुल नुकसानदायक होता है, हमारी बॉडी में बहुत अच्छे काम भी करता है, जैसे हमारा गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, हम लोग ऐसे ही कोशिश हम लोग यही करते हैं कि ये जो भी दवाएं हैं, ये जो हमारा एनसेड्स है, ठीक है, तो सब इतना तो सब लोग सिंपली समझे कि ये हमारा जो है कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है, यानी साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। अब इसमें भी देखिए इसके अंदर हमारे दो टाइप होते हैं, कॉक्स वन, कॉक्स टू, और हमें फोकस यहाँ पे हमारा ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि कॉक्स टू हमारा ब्लॉक हो जाए और कॉक्स वन हमारा बच जाए। लेकिन अब यहाँ पे इसके अंदर अलग अलग टाइप हैं, जो कि हमारे कुछ कुछ हमारे सिर्फ इसी को ब्लॉक करते हैं, कुछ कुछ हमारे इन दोनों को करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ इसकी तरफ ज़्यादा होते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पे एक जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आई होप कि आप लोग समझ चुके हो, ठीक है, कि हमारा जितनी भी एनसेड्स हैं वो करने क्या वाली हैं, वो हमारे इस कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करने वाली हैं। यानी कि देखिए ये दे वर्क बाय इनहिबिटिंग एंजाइम्स कॉल्ड साइक्लोऑक्सीजिनेसेस, यानी कि जो हमारा कॉक्स वन एंड कॉक्स टू होता है, which are involved in the production of prostaglandins, substance that contribute to inflammation, pain and fever। और यही प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। दे आर लेस पोटेंट देन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। देखिए अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, एनसेड्स, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब एक हमारी इसी में अलग टाइप आता है स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसके अंदर हमें स्टेरॉयडल रिंग देखने को मिलती है, और वो हमारी जो है नार्कोटिक ड्रग होती है। तो नार्कोटिक मतलब कि थोड़ा कह सकते हो उसका इफेक्ट जो है CNS पे ज़्यादा देखने को मिलता है ना, यानी कि वो थोड़ा सा नशीली दवाएं होती हैं। तो उनमें क्या होता है, देखिए वो हमारा जो है एनाल्जेसिक के रूप में ज़्यादा पोटेंट होता है। देखिए ये नसेड्स क्या है, ये हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी तो है, उसके साथ साथ ये हमारी जो है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का मतलब होता है जो कि पेन को दूर करती है, हमारी बॉडी से पेन खत्म करती है, और उसके साथ साथ जो है एंटीपायरेटिक, यानी कि फीवर को भी रिड्यूस करती हैं। तो देखिए अगर हम लोग सिंपली समझें तो ये जो हमारी जितनी भी टाइप की एनसेड्स हैं, ठीक है, ये हमारी तीन तरह के एक्शन हमें शो करने वाली है। पहला एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, पहला एंटी इन्फ्लामेटरी, दूसरा हमारा एनाल्जेसिक,
ठीक है, एनाल्जेसिक यानी पेन को रिलीव करने वाला, और थर्ड हमारा एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को रिड्यूस करने वाला। तो यहाँ पे देखिए एनाल्जेसिक के रूप में जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो हमारी जो है नार्कोटिक एनाल्जेसिक के कंपेयर में थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये हमारा एनाल्जेसिक के रूप में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारा नशीला होता है, थोड़ा बहुत नींद वगैरह आने लगती है तो ज़्यादा अच्छे से पेन रिलीव हो जाता है। तो वही चीज़ है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एनसेड्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एनसेड्स है तो ये हमारे मेनली 4 टाइप से क्लासीफाई किए जा सकते हैं। तो इसमें पहला आ जाता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। अब इसका नाम से ही आप लोग समझ जाइए, नॉन सेलेक्टिव यानी कि देखिए ये हमारा जो है कॉक्स 1 या कॉक्स 2 इन दोनों में से किसी के लिए भी सेलेक्टिव नहीं है। यानी ये जो हमारे जितने भी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स हैं, ये जितने भी एनसेड्स हैं इसके अंदर, ये हमारे कॉक्स 2 को तो ब्लॉक करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कॉक्स 1 को भी ब्लॉक कर सकते हैं या फिर करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे क्या होते हैं कि ये हमारे अच्छे तो होते हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं होते हैं। जैसे इसके अंदर जो हमारी सबसे पहली ड्रग आ जाती है वो हमारी एस्पिरिन आ जाती है। एस्पिरिन आप लोगों को पता होगा, हमारा डिस्प्रिन जो होती है वो भी हमारी एस्पिरिन का ही हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी कुछ सब क्लासेज, जैसे एक हमारा सैलिसिलेट्स हो गया जिसके अंदर हमें सैलिसिलिक एसिड से जो है सैलिसिलिक एसिड देखने को मिलता है जिसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, जैसे एस्पिरिन हो गया। फिर हमारा प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव, अब इसके अंदर हमें प्रोपायोनिक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हमारा फेनामेट हो गया जिसके अंदर में मेफेनेमिक एसिड। ठीक है, अब इसके अंदर भी कुछ अलग अलग ड्रग्स। फिर हमारे कुछ एनोलिक एसिड डेरिवेटिव, फिर हमारे एसिडिक एसिड डेरिवेटिव, फिर हमारे पायराजोलोन डेरिवेटिव। तो देखिए ये सभी हमारे इसके अंदर टोटल जो है ये सब क्लासेज हैं और ये इनके अंदर की ड्रग्स हो गई। तो ये इस तरीके से हमें जो है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर सेकंड टाइप हमारा आता है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। अब देखिए जैसा इसका नाम ही है तो ये क्या करेंगे, देखिए इनका नाम क्या है, प्रेफरेंशियल, यानी कि देखिए ये कॉक्स 2 के प्रति ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। यानी कि ये क्या करेंगे, देखिए कर तो ये कॉक्स 1 को भी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कॉक्स 1 को बिल्कुल नहीं ब्लॉक करेंगे, लेकिन इनका जो प्रेफरेंस है यानी कि ये जो है ज्यादा कोशिश यही करेंगे कि ये कॉक्स 2 को ही ब्लॉक करें। यानी ये प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा अच्छी ड्रग्स होते हैं क्योंकि ये हमारे कॉक्स 2 को ब्लॉक करने के लिए ज्यादा प्रेफरेंशियल होते हैं। तो भाई हमें तो यही चाहिए ना कि कॉक्स 2 ब्लॉक हो, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छे होते हैं। अब इसके अंदर जो ड्रग्स हमारी जाते हैं, निमोसलाइड हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, ठीक है, एटोडोलाइक हो गया और हमारा एसिक्लोफेनेक हो गया, ये सारे हमारे इसके अंदर ड्रग्स आ जाती हैं। अब थर्ड इसके अंदर हमारा आता है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। अब देखिए ये हमारा जो कह सकते हो जो है काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे सेलेक्टिवली इसी कॉक्स 2 को ही ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि ये हमारे सिर्फ और सिर्फ इसी को ब्लॉक करेंगे, ये कॉक्स 1 को टच भी नहीं करते हैं। अब इसके अंदर जो ड्रग्स हमारी हो गई तो सेलिकॉक्सिब हो गया, एटोरिकॉक्सिब हो गया, पैरिकॉक्सिब हो गया। और फोर्थ हमारी आ जाती है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। अब देखिए इसका नाम क्या है, एनाल्जेसिक यानी कि ये हमारा पेन को दूर करेंगे, एंटीबायोटिक यानी कि फीवर को दूर करेंगे, और उसके साथ साथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, यानी कि देखिए ये मेनली क्या काम करेंगे, मेनली इसका जो काम होगा वो हमारा पेन रिलीवर और फीवर दूर करने के लिए होगा। बाकी इसके साथ साथ ये थोड़ा बहुत इनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमारे कुछ सब क्लासेज जो आती है, जैसे हमारा पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव, ठीक है, जिसके अंदर हमारा पैरासीटामोल, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, एक दवाई जो आप सभी को बहुत अच्छे से पता ही है, आप लोगों ने बचपन से खाई है। ठीक है, पैराजोलोन डेरिवेटिव जिसके अंदर हमारा मेटामाइजोल हो गया। अब देखिए पैरासीटामोल को आप लोग जनरली क्यों खाते हो भाई, फीवर को दूर करने के लिए, पेन वगैरह को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी इसी के तो अंदर आती है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, यानी एनाल्जेसिक पेन दूर करने वाला, एंटीपायरेटिक फीवर दूर करने वाला। ठीक है, और बेंजोक्साजोकिन, ठीक है, बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव जो कि हमारा नेफोमेम हो गया। तो ये सारी हमारी इसके अंदर ड्रग्स हो जाती हैं। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारा आता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। अब वैसे देखिए जनरल ओवरव्यू तो आप लोग समझ चुके हो, इसमें कुछ नया नहीं मिलने वाला है, बाकी थोड़ा बहुत हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे। जैसे देखिए सैलिसिलिट्स क्या होती है, हमारी क्लास ऑफ मेडिकेशन होती है जिनके अंदर हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक। और देखिए एस्पिरिन हमारा मेजर प्रोटोटाइप ड्रग होता है। ठीक है, यानी एस्पिरिन हमारा इसका मेजर ड्रग होता है। अब एस्पिरिन हमारे क्या दे, अब एस्पिरिन के बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिला है। तो देखिए एस्पिरिन हमारा प्रोटोटाइप ड्रग होता है सैलिसिलिट्स के अंदर। ठीक है, और ये हमारे क्या होती है, ये हमारे प्राइमरी जो है कॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये हमारे कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, यानी कि देखिए ये इरिवर्सिबली और इरिवर्सिबल, यानी एक बार इनहिबिट कर दिया तो ये दोबारा मतलब जिस कॉक्स 1 कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगे वो दोबारा नहीं बनेंगे। हमें अगर बनना है तो अलग से दोबारा से सिंथेसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बॉडी को। तो यहाँ पे इरिवर्सिबल इनहिबिशन करता है, ठीक है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 का, जो कि इन्वॉल्व होते हैं कन्वर्जन ऑफ एराकिडोनिक एसिड के जो है प्रोस्टाग्लैंडिन में। तो भाई सिंपल सी बात है भाई, एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन कब बनता है, जब हमारा ये कॉक्स एंजाइम होते हैं। तो सिंपल सी बात है, वही चीज़ हम लोगों ने देखी, इसमें कुछ नया नहीं है।
जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हमारा रैपिडली ओरल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसके बाद हमारा इनका बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो देखिए ये हमारे जो है सैलिसिलिक एसिड में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। कौन सा एंजाइम से? एस्टेरेसिस, ठीक है, एस्टेरेसिस हमारे एंजाइम होते हैं जो कि इसको सैलिसिलिक एसिड में हाइड्रोलाइज कर देते हैं। और ये सैलिसिलिक एसिड फर्दर यहाँ पे जो है और ज्यादा मेटाबोलाइज हो जाता है कॉन्जुगेशन के थ्रू, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये प्राइमरी हमारे जो है किडनी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। थेराप्यूटिक यूज की बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, पेन, फीवर, इन्फ्लामेटरी कंडीशन और कुछ हमारे कार्डियोवास्कुलर जो है सिस्टम्स में भी हमारा इसका रोल देखने को मिलता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई चूंकि ये हमारे COX-1 को भी ब्लॉक कर रहा है तो यहाँ पे देखिए हमें जो है अल्सर वगैरह देखने को मिल सकता है, क्योंकि एसिड का लेवल हमारी बॉडी में काफी बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो COX-1 के थ्रू जो प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहे थे वो हमारे क्या कर रहे थे, गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे थे। तो जब ये नहीं बनेंगे तो गैस्ट्रिक एसिड बढ़ सकता है। ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ये हमारा जब एसिड बढ़ेगा तो हमारी स्टमक लाइनिंग के अंदर ब्लीडिंग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद डिजीनेस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी भाई एसिडोसिस का एसिड का लेवल बढ़ जाना, ये सारे हमारे इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर हम लोग बात करें अपने सेकंड क्लास की। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने देखा अपने सैलिसिलेट्स को, अब सेकंड क्लास इसके अंदर प्रोबायोनिक एसिड डेरिवेटिव। अब देखिए इसमें कुछ है नहीं, जैसे कि ये हमारे क्या होते हैं भाई, इनके अंदर हमें मेनली जो है हमारा प्रोपायोनिक एसिड देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब प्रोपायोनिक एसिड से हमारे ये ड्राइव किए जाते हैं। बाकी देखिए स्ट्रक्चरली हमारे प्रोपायोनिक एसिड पे बेस होते हैं और प्राइमरी हमारे साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को ब्लॉक करके काम करते हैं। एग्जाम्पल में इसके हमारा आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, ठीक है, ये सारे हमारे ड्रग्स आ जाती हैं। थेराप्यूटिक यूज की बात करें तो पेन रिलीफ, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक के सारे हमारे इसके यूज हो जाते हैं। थर्ड इसके अंदर जो सब क्लास आ जाती है वो हमारी फेनामेट हो जाती है। तो फिर देखिए फेनामेट हमारी सब क्लास होती है जो कि हमारे एंथ्रालिनिक एसिड से ड्राइव किया जाता है, ठीक है, तो इनका डेरिवेशन हमारा एंथ्रालिनिक एसिड से होता है। और बाकी ये हमारे कैरेक्टराइज किए जाते हैं बाय देयर एबिलिटी टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, पेन एंड फीवर, ठीक है, तो ये वही चीजें, ये सब चीजें करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेफेनेमिक एसिड हो गया, फ्लूफेनेमिक एसिड हो गया, टॉल्फेनेमिक एसिड हो गया, तो ये सारे हमारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब तो इसके अंदर हमारी नेक्स्ट क्लास आ जाती है एनोलिक एसिड डेरिवेटिव। अब सिंपल सी बात है भाई, ये हमारे जो है एनोलिक एसिड से ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो पायरोक्सिकैम हो गया, मेलॉक्सिकैम, टेरोक्सिकैम, ठीक है, लॉर्नॉक्सिकैम, तो ये सारे हमारे इसके एग्जांपल हो जाते हैं। फिर इसके अंदर जो है फिफ्थ सब क्लास आ जाती है एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। तो हमारा एसिटिक एसिड डेरिवेटिव भी हमारे सिंपली भाई हमारे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स की एक क्लास होती हैं और ये हमारे कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती हैं और ये हमारे नॉन जानी जाती हैं स्ट्रॉन्ग, मतलब इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कैट्रोलैक हो गया, ठीक है, एंडोमेथ्रिसिन हो गया और नेबुमेटोन हो गया, ठीक है, और एटोडोलैक हो गया, ये सारे हमारे इसके अंदर ड्रग्स हो जाती हैं। और फाइनली इसके अंदर लास्ट सब क्लास की बात करें तो हमारा हो जाता है पायराजोलोन डेरिवेटिव। तो देखिए पैराजोलोन डेरिवेटिव हमारे क्या होते हैं, हमारे जो है ये हमारे केमिकली जो है पायराजोलोन से रिलेटेड होते हैं, जो कि हमारे एक टाइप का हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, ठीक है, मतलब कि ये पायराजोलोन रिंग हमारी इसके अंदर देखने को मिलती है। और मेनली बात करते तो इसके अंदर हमारा जो है एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, वही सब चीज़ें हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, ये सारे हमारे इसके ड्रग्स हो जाते हैं। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्लास ऑफ एनसेड्स, जो कि हमारे क्या हो जाते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड की, तो ये हमारा जाता है प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर। यानी कि देखिए ये क्या होंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे COX-1 को बिल्कुल नहीं ब्लॉक करेंगे, लेकिन COX-1 से ज्यादा ये COX-2 को इनहिबिट करेंगे, ठीक है, यानी COX-2 के प्रति इनकी प्रेफरेंस ज्यादा अच्छी होगी। Preferential COX-2 inhibitors are designed to mainly inhibit COX-2 enzyme which is primarily responsible for production of pro-inflammatory prostaglandins, यानी कि इन्हीं के थ्रू हमारा inflammatory prostaglandins का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे while they primarily target COX-2 they may also inhibit COX-1, यानी कि देखिए वैसे तो ये COX-2 को ही टारगेट करते हैं लेकिन COX-1 को भी एक लेसर डिग्री में इनहिबिट कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। बाकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हो एब्जॉर्प्शन हमारे यहाँ पे वेल एब्जॉर्ब हो जाते हैं ओरली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन का काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और लिवर से ये हमारे साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू हमारे मेटाबलाइज हो जाते हैं और एक्सक्रीशन इनका किडनी से देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा नीमोसलाइड हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, एसिक्लोफेनेक हो गया, ये सारे हमारे इसके अंदर कुछ ड्रग्स हो जाती हैं। अब थर्ड ड्रग हमारी जाती है सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स, यानी कि ये हमारे सेलेक्टिवली COX-2 एंजाइम को ही ब्लॉक करती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दे आर डिजाइन टू स्पेसिफिकली टारगेट एंड इनहिबिट COX-2 एंजाइम व्हिच प्लेज अ की रोल इन प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, आप लोग समझ ही रहे होंगे। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो COX-2 हमारा इनहिबिट करता है बाय बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ COX-2, यानी COX-2 के एक्टिव साइट पे बाइंड करता है और उनको यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। दिस इनहिबिशन रिड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स पार्टिकुलरली प्रोस्टाग्लैंडिन E2, क्योंकि देखिए यही हमारा होता है जो कि इन्फ्लामेशन करता है, विच इज इन्वॉल्व इन मेडिटेटिंग पेन एंड फीवर एंड इन्फ्लामेशन, और इसी की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम लोगों ने इसको ब्लॉक कर दिया तो ये सारी चीज़ें हमारी रिड्यूस हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे वेल एब्जॉर्ब हो जाते हैं GIT से, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हाईली प्रोटीन बाउंड होते हैं, जो कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा इफेक्ट करता है, मतलब ज़्यादा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये मोस्टली हमारे जो है P450 एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाते हैं, और यूरिन के थ्रू हमारा यहाँ पे इनका एक्सक्रीशन देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल में हमारा सेलेकॉक्सिब हो गया, एटोरिकॉक्सिब और पैराकॉक्सिब, ठीक है, ये सारे हमारे इसके अंदर ड्रग्स हो जाते हैं। एंड फाइनली हम लोग लास्ट की बात करें, लास्ट क्लास की, तो देखिए ये हमारा हो जाता है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। अब देखिए जैसा इसका नाम है, ये हमारे मेनली प्राइमरी क्या होते हैं, प्रोवाइड करते हैं रिलीफ फ्रॉम पेन एंड फीवर रिडक्शन, बट हैव मिनिमल और नो इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेमेशन। यानी देखिए इनका यूज क्या होता है, इनका यूज हम लोग मेनली जो है दर्द और बुखार से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। इन्फ्लामेशन को दूर करने में इनका ज़्यादा रोल नहीं होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए करते तो ये कॉक्स एंजाइम को ही ब्लॉक है, लेकिन ये कहाँ करते हैं, ये हमारे मेनली सीएनएस में करते हैं, ठीक है। जबकि जो बाकी अनलाइक अदर एनसेड्स, जो हमारी बाकी जो एनसेड्स हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे पेरिफेरल कॉक्स को ज़्यादा ब्लॉक करती हैं, ठीक है, और उनके कंपेयर में ये हमारा सीएनएस में ज़्यादा ब्लॉक करता है। तो ये पेरिफेरल वाले हैं, उन्हीं का रोल हमारा इन्फ्लामेशन में ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब ये पेरिफेरल वाले को ब्लॉक करती नहीं है तो इनका ज़्यादा यूज हमारा नहीं हो पाता है इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे इसके अंदर जो हमारा पैरासीटामॉल हो गया, मेटामाजोल हो गया, नेफोपेम हो गया, ये हमारी कुछ ड्रग्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एनसेड्स का टॉपिक खत्म होता है, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटी गाउट ड्रग्स के बारे में। अब देखिए ये सिंपली हमारी वो मेडिकेशन होती है जो कि हमारे गाउट को ट्रीट करने का काम करती हैं। तो एंटी गाउट ड्रग्स को देखने से पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आखिर हमारा गाउट होता क्या है। तो देखिए वन वर्ड में हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि गाउट हमारा क्या होता है, गाउट हमारा होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। अब देखिए जब जॉइंट्स हमारा इन्फ्लामेशन होगा तो सिंपली सी बात है कि वहाँ पे हमें पेन देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जब भी क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स वगैरह में जो है काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है, रेडनेस हो गई होती है, स्वेलिंग हो रही होती है, ठीक है, तो उसी कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे गाउट बोलते हैं। अब देखिए ये जो गाउट है ना, ये मेनली हमारे जो है साइनोवियल जॉइंट्स में देखने को मिलता है, और उसमें भी अगर हम लोग बात करें अपने बॉडी में, ठीक है, तो बॉडी में जो हमारी टो होती है, ठीक है, जो हमारा कह सकते हो थंब अंगूठा होता है, ठीक है, पैर का, ठीक है, जो हमारे पैर की टो होती है, तो वहाँ का जो जॉइंट होता है वहाँ पे मेनली हमें ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा हमारी बॉडी में कहीं भी किसी भी जॉइंट्स में, जैसे कि हमारे एंकल वगैरह में, हमारे घुटनों में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, बट मेनली हमारा ये जो है हमारे टो को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए उसमें होता क्या है, जैसे अगर बात करें हम लोग साइनोवियल जॉइंट्स की, तो इसमें क्या होता है, जैसे जो हमारी जो दो बोन्स होती हैं, ठीक है, तो इनके बीच में हमें यहाँ पे ये साइनोवियल जॉइंट्स देखने को मिलता है। अब इस साइनोवियल जॉइंट्स में देखिए क्या होता है, जैसे हमारी जो दो बोन होती है तो इनके बीच में हमारा एक फ्लूइड फिल होता है, ठीक है, और इस फ्लूइड में क्या होता है, देखिए ये फ्लूइड हमारा बिल्कुल एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। तो ल्यूब्रिकेंट जैसे हमारा क्या होता है कि ये हमारा बिल्कुल बहुत ही आसानी से हमारी जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मूव कर पाती हैं, है ना, और ये हमारा ल्यूब्रिकेशन की तरह काम करता है। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे जैसे हमारी बाइक वगैरह होती हैं तो उसमें हमारा मोबिल डाला जाता है, ठीक है, जिससे हमारी गाड़ियाँ अच्छे से फंक्शन करे। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी ये मोबिल का काम हमारा यही लुब्रिकेंट करता है। तो होता क्या है कभी कभी कि इस ल्यूब्रिकेंट में, ठीक है, हमारी बॉडी में जो है जब भी हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना चालू होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जब भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो है क्रिस्टल्स के फॉर्म में, यानी यूरेट क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये क्या होता है, ये हमारी जो है क्रिस्टल्स मतलब कि आप समझ सकते हो, ठीक है, कि क्रिस्टल्स के फॉर्म में क्या होगा, ये हमारे इसी साइनोवियल जॉइंट्स में इकट्ठा होना चालू हो जाता है। अब देखिए होगा क्या, जब हमारे इस जॉइंट्स में इस फ्लूइड की बजाय हमारा ये यूरेट क्रिस्टल्स आके जमा हो जाएंगे तो हमारा जॉइंट क्या होगा भाई, जॉइंट हमारा अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा। और देखिए जब भी हमारी बॉडी में ये जो है कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं, ये हमारी बॉडी में एक एबनॉर्मल चीज़ है, तो जब भी हमारी बॉडी में ये होता है तो होता क्या है कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम हमारा क्या होता है भाई, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा जो भी हमारी कह सकते हो WBCs होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे स्पेशली हमारा माइक्रोफेज हो गया, ठीक है, और हमारी जो लिम्फोसाइट्स हो गई, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जाके अपना एक्शन शो करने लगती हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्या कहें, ये दोनों जाती हैं और हमारे यहाँ पे यूरेट क्रिस्टल्स को यहाँ पे इनगल्फ कर लेती हैं, ठीक है, इसको खत्म कर देती हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, इस चीज़ के दौरान जो है हमारी बॉडी में भाई इन्फ्लामेशन हो जाता है, आपको पता है। अब देखिए अगेन वही चीज़ है कि आप लोग को यहाँ पे इन्फ्लामेशन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और इन्फ्लामेशन को बहुत डिटेल में हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में ऑलरेडी देखा हुआ है, तो आई होप कि आप लोग को पता होगा। बाकी नहीं पता है तो सिंपली समझो कि इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो हमारी बॉडी के लिए फाइट करता है जब भी हमारी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी फाइट तो करती है लेकिन हमारी बॉडी की खुद की सेल्स भी इंजर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल वही चीज़ है कि गाउट हमारा क्या है, गाउट इज अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस, ठीक है, अर्थराइटिस मतलब भाई आप कह सकते हो थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो गाउट इज अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स, यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारी जॉइंट्स हैं उसमें हमारे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स यहाँ पे जो है इकट्ठा हो जाते हैं, बिल्ड हो जाते हैं।
इट टिपिकली लीड्स टू सडन एंड सीवियर एपिसोड्स ऑफ पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफन इन बिग टो, यानी कि वही जो हमारा पैर का जो अंगूठा होता है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और उसमें क्या होता है, सडन एंड सीवियर पेन होने लगता है, ठीक है, बट कैन अफेक्ट अदर जॉइंट एज वेल, बट इसके अलावा हमारे अदर जॉइंट्स भी इसके साथ जो है अफेक्ट हो सकते हैं। नाउ कॉजेज की बात करें तो देखिए, कॉजेज में हमारा क्या होता है, गाउट अकर्स व्हेन यूरिक एसिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि यूरिक एसिड का लेवल, ठीक है, जैसे यूरिक एसिड अगर हमारी जॉइंट्स में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है। अब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल कैसे बढ़ेगा, दो चीज़ों से बढ़ सकता है। एक तो हम लोग यहाँ पे अपने डाइट में ही अपना जो है कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसमें हमारा यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए यूरिक एसिड का लेवल बेसिकली होता क्या है, यूरिक एसिड बनता है हमारा प्यूरिन से, ठीक है, और ये प्यूरिन क्या होता है भाई, प्यूरिन हमारा एक टाइप का जो है नाइट्रोजनस बेस होता है। आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नाइट्रोजनस बेस का मतलब कि ये हमारा जो है डीएनए का एक पार्ट होता है, डीएनए आरएनए का हमारा एक मेजर पार्ट होता है। और प्यूरिन के अंदर हमारे दो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक हमारा होता है एडनिन, एक हमारा होता है एडनिन, दूसरा हमारा होता है ग्वानिन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग डाइट में ही अपनी कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसमें हमारा प्यूरिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, तो प्यूरिन का जब ब्रेक डाउन होता है तभी हमें जो है यूरिक एसिड देखने को मिलता है। या फिर मान लो हमारी बॉडी में ही क्या है कि हमारी बॉडी में कह सकते हो जो है भाई, हमारी बॉडी में जब पुरानी सेल्स वगैरह होती हैं या फिर हमारी बॉडी में सेल्स का कुछ ज़्यादा ही सेल्स जो है कह सकते हो किल हो रही हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा भाई, हमारा डीएनए का ब्रेकडाउन तो होगा ही। जब डीएनए का ब्रेकडाउन होगा तो प्यूरिन का ब्रेकडाउन होगा, प्यूरिन का ब्रेकडाउन होगा तो हमारा यूरिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपली अगर हम लोग समझें कि प्यूरिन से हमारा कैसे बनता है यूरिक एसिड, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जैसे जो हमारी डाइट होती है, अगर मान लीजिए डाइट में हमारे प्यूरिन का लेवल बढ़ा है, या फिर जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड मतलब वही हमारे डीएनए आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लिक एसिड या फिर डाइट से जब भी हमारा प्यूरिन का लेवल बढ़ना चालू होता है, तो प्यूरिन क्या होता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है हाइपोजैंथिन में। और हाइपोजैंथिन क्या होता है, हमारा जैंथिन ऑक्सीडेज, ठीक है, ये हमारा एक एंजाइम होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यही एंजाइम अभी हम लोग देखेंगे, हमारा एल्लोप्यूरिनॉल, इसके अंदर एक ड्रग है जो कि इस एंजाइम को ब्लॉक करती है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। तो हाइपोजैंथिन क्या होता है, जैंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में हमारा जैंथिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जैंथिन हमारा फर्दर जो है इसी एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, जैंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ही हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा यूरिक एसिड, यानी कि कह सकते हो सिंपली यूरिक एसिड में। और ये यूरिक एसिड हमारा क्या होता है, ये फर्दर जो है कह सकते हो हाइड्रोजन आयन को जो है कह सकते हो रिलीज वगैरह करके हमारा कन्वर्ट हो जाता है यूरेट क्रिस्टल्स में, ठीक है। और यही यूरेट क्रिस्टल्स क्या होते हैं, हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब जब हमारे जॉइंट्स में ये यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाएंगे तो तभी तो हमारा गाउट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो देखिए, कॉजेज में हमारा सबसे मेन चीज़ है कि गाउट अकर्स व्हेन यूरिक एसिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स फाउंड्स इन फूड्स एंड बॉडी एक्यूमुलेट्स इन ब्लड, दिस लीड्स टू क्रिस्टल डिपॉजिट इन जॉइंट। और इस कंडीशन को हम लोग हाइपर यूरिसेमिया बोलते हैं, यानी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम लोग कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि किस किस वजह से हमारा ज़्यादा देखने को मिलता है, तो देखिए डाइट, अगर हम लोग यहाँ पे हाई इन प्यूरिन डाइट ले रहे हैं, जैसे हमारा रेड मीट हो गया, अल्कोहल, सेलफिश हो गए और सुगरी ड्रिंक्स हो गए, तो इन सब में भी हमारा प्यूरिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। जेनेटिक्स यानी कि कुछ हमारी फैमिली हिस्ट्री रही है तो वो भी थोड़ा सा एक रीजन हो सकता है। फिर कुछ हमारी मेडिकल कंडीशन जैसे कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन सब की वजह से किडनी डिजीज, ठीक है, अगर मान लीजिए किडनी हमारा काम नहीं कर रही है तो किडनी ही हमारी यहाँ पे कह सकते हो इस यूरिक एसिड को जो है एक्सक्रीट करती है, तो एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है। या फिर मेडिकेशंस की बात करें तो हमारा डायूरेटिक्स, एस्पिरिन, हमारा एस्पिरिन, ठीक है, कुछ हमारी ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारे इस गाउट को जो है ट्रिगर करती हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो हमें यहाँ पे भाई चूंकि हमारा इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हमें इंटेंस पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग, रेडनेस, स्टिफनेस, अकड़ देखने को मतलब अकड़न देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं अपने गाउट में। तो ये था हमारा गाउट का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने एंटी गाउट ड्रग्स के बारे में। तो देखिए, एंटी गाउट ड्रग्स हमारे सिंपली वो मेडिकेशन या फिर एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए, इसका क्लासिफिकेशन हमारा दो टाइप से, एक हमारा हो गया फॉर एक्यूट गाउट, दूसरा हो गया फॉर क्रॉनिक गाउट। अब देखिए, एक्यूट गाउट यानी कि मान लीजिए गाउट हमारा जो है बहुत अभी तुरंत सही हुआ है, ठीक है, ज़्यादा टाइम से नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे जो ड्रग्स हैं तो वो हमारी नसेट्स एनसेट्स हो सकती हैं, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। उसके बाद हमारा यहाँ पे कॉल्सिसिन हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी हमारे यहाँ पे इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी इसको देखेंगे अच्छे से। और क्रॉनिक गाउट यानी कि काफ़ी लंबे टाइम से अगर ये कंडीशन देखने को मिल रही है तो हमारे यहाँ पे कुछ यूरिकोस्यूरिक्स हो सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से बाहर करने का काम करते हैं। अब इसके अंदर जो मेजर ड्रग्स आ जाती हैं तो प्रोबेनिसिड हो गया और हमारा सल्फिन पायराजोन हो गया। और फिर हमारे दूसरा हो जाता है सिंथेसिस इनिबिटर्स। सिंथेसिस का मतलब जो हमारे यूरिक एसिड की सिंथेसिस है उसको इनिबिट करने वाली ड्रग्स, जैसे इसमें हमारा सबसे मेजर एल्लोप्यूरिनॉल और
फेबोक्सोस्टेट, ठीक है। तो ये ड्रग्स हमारी बहुत कॉमनली जो है गाउट के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, ठीक है, एलोप्यूरिनॉल। और बाकी हम लोग बात करें तो देखिए आप लोगों ने देखा कि दो तरह की हमारी क्लासिफिकेशन है, पहला एक एक्यूट के लिए, दूसरा क्रॉनिक के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्यूट गाउट के लिए। तो देखिए अगर हमारा एक्यूट गाउट है, ठीक है, तो उस केस में हमारी सबसे पहला एजेंट हमारा आ जाता है एनसेड्स, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप लोग बहुत डिटेल में चीज़ें लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा देखेंगे कि एनसेड्स हमारी कॉमनली जो है पेन और इन्फ्लामेशन जो कि गाउट से एसोसिएटेड होता है उसको ट्रीट करने में यूज की जाती हैं, ठीक है। बाकी दे वर्क बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन इन अफेक्टेड जॉइंट्स एंड प्रोवाइडिंग रैपिड रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, हमारा गाउट में मेनली तो इन्फ्लामेशन ही हो रहा है, तो उसको ठीक करके ये थोड़ा सा रैपिड रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। बट देखिए एट लास्ट में ये लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर सकती, क्योंकि मेनली हमारा गाउट हो क्यों रहा है, यूरिक एसिड की वजह से। तो यूरिक एसिड जब तक हम लोग बनना नहीं बंद करेंगे तब तक हमारा गाउट पूरी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे इंस्टेंट रिलीफ के लिए ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए हमारे इन्फ्लामेशन में हमारा सबसे मेजर हमारा रोल कौन प्ले करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन बनता कैसे है, हमारा कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम से। अब इसको नहीं पता आप लोगों को तो सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन वाला लेक्चर देखिए, इसी यूनिट में सबसे पहला लेक्चर है। फिर आप लोग एनसेड्स का लेक्चर देखिए, तब आप लोगों को ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को यहाँ पे इनिबिट करके देखिए ये जो एनसेड्स हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोकती हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा वो सब्सटेंस होता है जो कि हमारे इन्फ्लामेशन और पेन में कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन को ही रोक देंगे तो हमारा इन्फ्लामेशन होगा नहीं, ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम सही हो जाएगी थोड़ा बहुत। कॉमन हम लोग एनसेड्स की बात करें जो कि हमारे इसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, एंडोमेथासिन हो गया, नैप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, ठीक है, डाइक्लोफेनेक, सेलेकॉक्सिब, ये सारे हमारे कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे एनसेड्स में गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। अब सेकंड ड्रग हमारी इसके अंदर आ जाती है कॉल्सिसिन, और ये भी हमारी एक बहुत ही जो है इफेक्टिव मेडिसिन होती है जो कि हमारे गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो देखिए कॉल्सिसिन हमारी मेडिकेशन है वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ गाउट, ठीक है। बाकी इट इज पार्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर एक्यूट गाउट व्हेन एडमिनिस्टर्ड अर्ली, यानी कि देखिए वही चीज़ है कि जब एक्यूट यानी ज़्यादा टाइम से नहीं हुआ है तो अगर जल्दी हम लोग इसको लेते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलता है। अब देखिए होता क्या है भाई, हमारा जो है कह सकते हो जो हमारा देखिए इन्फ्लामेशन है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन हमारा क्यों होता है, इन्फ्लामेशन हमारा जब भी होता है जब हमारी बॉडी में WBCs, ठीक है, अपना इफेक्ट शो करते हैं। और WBCs में भी बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं। अब जैसे गाउट में बात करें तो गाउट में जो WBC अपना मेजर रोल प्ले करती है वो हमारी होती है माइक्रोफेजेस, ठीक है, माइक्रोफेजेस और हमारा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। तो ये देखिए ये जो हमारी न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेजेस हैं ये दोनों अपना सबसे मेजर रोल प्ले करती हैं हमारे गाउट में। देखिए माइक्रोफेजेस क्या होता है, ये तो हमारी तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है टिश्यू में ही होती हैं, यानी जिस जिस एरिया में गाउट हो जाता है तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं। बाकी न्यूट्रोफिल्स हमारी ब्लड में होती है, ठीक है, तो ये हमारा ब्लड से जो है माइग्रेट होके, हमारा मतलब कि ब्लड से जो है निकल के और हमारे जो है इस लोकेशन पे जहाँ भी गाउट वगैरह होता है वहाँ जाती हैं। तो देखिए यही दोनों हमारा क्या होता है भाई, यही दोनों हमारा कह सकते हो फैगोसाइटोसिस वगैरह करती हैं, हमारे इंटरल्यूकिन्स को एक्टिवेट करती हैं, इंटरल्यूकिन्स, ठीक है, जो कि हमारा बहुत मेजर मेडिएटर होता है हमारे इन्फ्लेमेशन का। मतलब यही हमारा क्या होता है भाई, यही सब चीज़ें हमारी इन्फ्लेमेशन कराती हैं। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जो न्यूट्रोफिल्स है तो ये जो कॉल्सिसिन है ये क्या करते हैं, डिसरप्ट कर देती है माइक्रो ट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन बाय बाइंडिंग टू ट्यूबुलिन। देखिए होता क्या है, एक हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होता है, जब ये हमारा जो है कह सकते हैं इनका इनका पॉलीमराइजेशन होता है तो ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हमारी कॉल्सिसिन है सबसे पहले तो इसको इनिबिट कर देती है, और जब इसका इनिबिशन हो जाता है तो यहाँ पे देखिए दिस इनिबिट्स द माइग्रेशन एंड एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रोफिल्स एट साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। यानी देखिए इस इनिबिशन की वजह से क्या होता है, जो हमारी न्यूट्रोफिल्स हैं वो हमारी इस साइट पे यानी जहाँ भी हमारा गाउट वगैरह हो रखा है वहाँ पे जा ही नहीं पाती, मतलब उसका माइग्रेशन ही इनिबिट कर देती है। माइग्रेशन मतलब यहाँ से जो है ब्लड से जो है जाना, ठीक है। अब इस इनहिबिशन की वजह से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स लाइक इंटरल्यूकिन 1 विच इज हैवली इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन गाउट। यानी कि देखिए जब हमारी न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे जाती हैं, ठीक है, साइट पे जहाँ पे हमारा इन्फ्लामेशन कराना है तो ये हमारा इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करती हैं, और मेनली हमारा इंटरल्यूकिन 1, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। देखिए थोड़ा बहुत ये आप लोग को पहले से पता होना चाहिए, हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते, बट आप लोग सिंपली समझो कि न्यूट्रोफिल हमारी टाइप की WBC है, और यही हमारी क्या कराती है, इन्फ्लामेशन कराती है। कैसे कराती है, जब ये रिलीज करती है इंटरल्यूकिन को। इंटरल्यूकिन क्या होता है, हमारा इन्फ्लामेटरी मेडिएटर होता है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने इन्फ्लामेशन में बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। आप लोग को डिटेल में जानना है तो आप लोग सेकंड सेमेस्टर का वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर नहीं देखना है तो सिंपली समझो कि न्यूट्रोफिल्स जब जाती हैं तो इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज करती हैं, और यही हमारा कह सकते हो इन्फ्लामेशन कराता है। तो जब ये हमारी नहीं जा पाएंगे तो इंटरल्यूकिन 1 रिलीज नहीं होगा, जब इंटरल्यूकिन 1 नहीं रिलीज होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन नहीं हो पाएगा।
तो यहाँ पे देखिए मेनली वही चीज़ है कि हमारा जो कॉल्सिसिन है ये हमारा इन्फ्लामेशन को थोड़ा सा रोकने का काम करता है। इंपॉर्टेंटली कॉल्सिसिन डज नॉट अफेक्ट यूरिक एसिड लेवल, इट एक्शन इज प्योरली एंटी इन्फ्लामेटरी। देखिए यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को यहाँ पे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करी उसके साथ, यानी कि ना तो इसको बढ़ा रही ना तो घटा रही है। बस ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारा इन्फ्लामेशन है, ठीक है, ये उसको ठीक कर रही है। तो इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, जो कि एक्यूट गाउट के लिए ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा क्रॉनिक गाउट है तो वहाँ पे हमें यूरिक एसिड को बनने से रोकना होगा, वो हम लोग अभी देखेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसका एब्जॉर्प्शन हमारा रैपिडली हो जाता है जीआईटी से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है वाइडली। और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारा साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम के थ्रू हमारे मेटाबोलाइज हो जाते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो यूरिन और फीसेज के थ्रू यहाँ पे इनका एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग बात करें अपने थर्ड ड्रग के बारे में इसके अंदर, तो हमारी आज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारी जो है बहुत इफेक्टिव ऑप्शन होती है उनके लिए जो कि हमारे एनसेड्स और कॉल्सिसिन को टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये भी हमारे एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करते हैं। और कॉमनली जो है एक्यूट गाउट फ्लेयर्स, यानी कि जो है गाउट के कह सकते हो एपिसोड्स को, जो है जब भी मतलब गाउट वगैरह मतलब कि आप कह सकते हो गाउट में जब जब बहुत तेज दर्द वगैरह होने लगता है, ठीक है, बहुत पेन होने लगता है, उस टाइम ये यहाँ पे बहुत इफेक्टिव होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए ये हमारे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, यानी कि जो भी हमारे इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 हैं, ये हमारे इसको जो है इनिबिट करती हैं, ठीक है। और जब यही दोनों हमारे क्या होते हैं, बहुत मेजर मीडिएटर होते हैं इन्फ्लेमेशन के, यानी इन दोनों की वजह से इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब इन दोनों को इनिबिट कर देगी तो हमारा इन्फ्लेमेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी इट डिक्रीजेस द रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। यानी कि देखिए जो मोनोसाइट्स है और न्यूट्रोफिल्स है, ये हमारी टाइप की WBCs है, इनका इनिबिशन भी हमारा ये रोकती है। मतलब कि इनका माइग्रेशन, यानी कि रिक्रूटमेंट मतलब कि पहुंचना, यानी कि ये हमारे लोकेशन तक नहीं पहुंच पाए, उसको इनिबिट करती हैं। उसके अलावा फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को भी इनिबिट करती हैं। और फॉस्फोलाइपेज A2 क्या है, यही हमारा जो है इसी की हेल्प से हमारा यहाँ पे कह सकते हो एराकिडोनिक एसिड यहाँ पे हमारा यही नहीं होगा तो हमारा जो है प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाएगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा क्या होता है, बहुत ही मेजर मेडिएटर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे हो गया एक्यूट गाउट। और अब हम लोग बात करते हैं क्रॉनिक गाउट के बारे में। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ड्रग्स फॉर क्रॉनिक गाउट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमारी क्लास आ जाते हैं यूरिकोस्यूरिक्स। बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ड्रग्स फॉर क्रॉनिक गाउट के बारे में, तो इसके अंदर सबसे पहली क्लास आ जाती है हमारी यूरिकोस्यूरिक्स। अब देखिए यूरिकोस्यूरिक्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे किडनी या फिर कह सकते हो जो हमारा नेफ्रॉन होता है, ठीक है। बेसिकली नेफ्रॉन के अंदर ही हमारा सारा फिल्ट्रेशन होता है। तो नेफ्रॉन से हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा यूरिक एसिड है, ठीक है, तो इसका एक्सक्रीशन, यानी कि इसको हमारी किडनी से मतलब हमारी बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है हमारे यूरिन के थ्रू, उसको यहाँ पे ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जब यूरिक एसिड हमारा बॉडी से ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा भाई, ये बचेगा नहीं, तो हमारा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये ड्रग्स हमारी मेनली क्या होती हैं, यूरिकोसिरिक्स आर क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट टू रिड्यूस सीरम यूरिक एसिड लेवल्स बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन थ्रू किडनी, यानी कि किडनी से इसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है तो हमारा लेवल लो हो जाता है। दीज ड्रग्स आर इफेक्टिव फॉर पेशेंट्स हु ओवर प्रोड्यूस, यानी देखिए ये उन पेशेंट्स में बहुत अच्छी होती है जो कि या तो हमारे यूरिक एसिड को ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी जरूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उनकी बॉडी में, या फिर अंडर एक्सक्रीट, यानी उनकी बॉडी में जितना एक्सक्रीट हो जाना चाहिए उतना एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है। तो उन दोनों केस में हमारे ये बहुत अच्छा हमारी ड्रग्स हो जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, यूरिक एसिड। अब देखिए यूरिक एसिड यहाँ पे होता क्या है कि यूरिक एसिड सबसे पहले जो हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है, तो नेफ्रॉन में आप लोगों को पता है सबसे पहले हमारा पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है। फिर यहाँ पे फिर हमारी जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, फिर हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर हमारी लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। फिर हमारा फाइनली यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ से सबसे पहले हमारा जो है कह सकते हैं यूरिक एसिड फिल्टर हो जाता है। लेकिन यूरिक एसिड यहाँ से फिल्टर तो होता है, लेकिन उसके बाद जो हमारे प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स है ना, यहाँ पे ये हमारा वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में। देखिए यूरिक एसिड इज फिल्टर्ड एट ग्लोमेरुलस विथ मोस्ट बीइंग रीअब्जॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल, यानी कि प्रॉक्सिमल में ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और रीअब्जॉर्ब होते किससे, हमारा एक ट्रांसपोर्टर तो है URAT1, ठीक है। तो URAT1 ट्रांसपोर्टर के थ्रू कह सकते हो ये हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में। तो अगर हम लोग इस रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर दें, यानी कि हमारी बॉडी में अगर इसका रीअब्जॉर्प्शन ना हो, यानी रीअब्जॉर्प्शन का मतलब कि वापस से हमारी बॉडी में चले जाते हैं, तो अगर यही चीज़ बंद हो जाए तो हमारा क्या होगा भाई, ये चीज़ हमारी बंद हो जाएगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो यूरिकोस्यूरिक्स हमारे इसी ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, दिस इनहिबिशन डिक्रीजेस यूरिक एसिड रीअब्जॉर्प्शन लीडिंग टू इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन इन यूरिन, यानी कि इसके थ्रू हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स हमारी एक्सक्रीट हो जाती है। अब इसके अंदर दो हमारे जो सबसे मेजर एग्जांपल्स आ जाते हैं वो हमारा प्रोबेन एसिड हो गया और सल्फेन पायराजोन हो गया, ठीक है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट मेजर क्लास के बारे में, तो ये हमारी हो जाता है सिंथेसिस इनहिबिटर।
सिंथेसिस इनहिबिटर यानी सिंपली ये हमारी वो ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्या कह सकते हो यूरिक एसिड के सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देती है, यानी इस यूरिक एसिड को बनने से ही रोक देती है। अब कैसे करती है? सिंथेसिस इनहिबिटर्स फॉर गाउट टारगेट द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम जैंथिन ऑक्सीडेज। अब अगर आप लोगों को याद हो तो जैंथिन ऑक्सीडेज हमारा वो एंजाइम था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो हमारा हाइपोजैंथिन था, ठीक है। देखिए हाइपोजैंथिन किससे बन रहा था? हमारा करना था प्यूरिन से, ठीक है। और प्यूरिन से जब हाइपोजैंथिन बन रहा था तो यही हाइपोजैंथिन हमारा हाइपोजैंथिन जैंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में हमारा जैंथिन में कन्वर्ट हो रहा था, और यही जैंथिन हमारा फिर से इसी एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। तो अगर हम लोग किसी तरह, ठीक है, इस जैंथिन ऑक्सीडेज को ही ब्लॉक कर दें तो हमारा क्या होगा भाई, यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में नहीं बढ़ पाएगा। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आ जाती है वो हमारी हो जाती है एलोप्यूरिनॉल। तो देखिए एलोप्यूरिनॉल हमारे टाइप का जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यहाँ पे यूज किया जाता है। ऑल्दो यहाँ पे आज के दिन में जो हमारी इसके अंदर सेकंड ड्रग है वो हमारी थोड़ा ज़्यादा यूज हो रही है, बट फिर भी एलोप्यूरिनॉल थोड़ा हमारे सिलेबस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ गाउट एंड हाइपर यूरिसीमिया, यानी गाउट और हाइपर यूरिसीमिया, यानी हमारी बॉडी में जो हाइपर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, हमारे यूरिक एसिड का, उसके ट्रीटमेंट में हमारा ये फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यूज होते हैं। इट लोअर सीरम यूरिक एसिड लेवल बाय इनहिबिटिंग यूरिक एसिड सिंथेसिस देयर बाय प्रिवेंटिंग गाउट फ्लेयर्स, यानी कि गाउट का जो भी एपिसोड्स वगैरह, जब भी हमारा बहुत तेज दर्द वगैरह उठता है गाउट में, ठीक है, गाउट फ्लेयर्स का मतलब कि जब गाउट का दर्द स्टार्ट होता है, ठीक है, तो एपिसोड्स कह सकते हो, है ना, तो उन सभी को ट्रीट करने में ये हमारा बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सिंपल सी बात है, ये हमारे जो है प्यूरिन एनालॉग होते हैं, यानी कि बिल्कुल ये प्यूरिन की तरह होते हैं, और ये जैंथिन ऑक्सीडेज को यहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि इस एंजाइम को हमारे यहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, एलोप्यूरिनॉल। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन यहाँ पे रैपिडली जो है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लिवर में देखिए क्या होता है, लिवर में यहाँ पे इनका फर्दर जो है ऑक्सीप्यूरिनॉल में मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जो कि इसकी फर्दर एक्टिव फॉर्म होती है, जो कि और यह भी हमारा जैंथिन ऑक्सीडेज को ही इनहिबिट करती है, यानी ठीक है कि हमारा एलोप्यूरिनॉल अपने आप भी काम करता है, उसका एक्टिव मेटाबोलाइट भी यहाँ पे वही काम करता है। और एक्सक्रीशन की बात करें तो ये हमारे प्राइमरी जो है किडनी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, ठीक है, और हाफ लाइफ इनकी 1 से 2 घंटे तक देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एंटी गाउट का टॉपिक खत्म होता है, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटी रियोमेटिक एजेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस का यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन वगैरह और जो भी हमारे ड्रग्स वगैरह है उनकी फार्माकोलॉजी को हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस का बेसिक इंट्रोडक्शन। ना बात करें हम लोग यहाँ पे अपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, तो देखो यहाँ पे ये क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब देखो यहाँ पे मेनली अगर हम लोग बात करें तो मेनली यहाँ पे हमारी साइनोवियल जॉइंट्स इन्वॉल्व होती हैं। अब होता क्या है कि देखो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत साइनोवियल जॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ा हो तो साइनोवियल जॉइंट्स हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, ठीक है, जहाँ पे ये क्या होता है कि ये हो जाती है हमारी साइनोवियल जॉइंट्स, यहाँ पे ये हो जाता है हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइनोवियम बोल सकते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन हो जाती है, और यहाँ पे इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। तो अब जब क्या होता है कि जब किसी भी रीजन से हमारा यहाँ पे इस साइनोवियल मेम्ब्रेन या फिर साइनोवियल फ्लूइड में हमें किसी तरह का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है तो उसी चीज को हमें बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और मेनली यहाँ पे ये क्यों होता है, मेनली यहाँ पे ये हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून का मतलब कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो हमारी बॉडी को ही कह सकते हो नुकसान करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि जनरली क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो हमें बाहरी एंटीजेंस, बाहरी जो भी हमारे वायरल बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनसे बचाने का काम करता है, ठीक है। तो उनसे बचाने के लिए हमारे इसके अंदर हमारी क्या WBC बेसिकली काम करती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो हमारी WBCs हैं वो हमारी बॉडी को ही अटैक करना चालू कर देती हैं। मतलब उसको मतलब इनको ऐसा कंफ्यूजन हो जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ हार्मफुल हो गया है, ठीक है, तो ये बॉडी को ही अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है। ना इसमें अगर हम लोग देखें तो इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस द बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली, मतलब जानबूझ के नहीं, मिस्टेकनली, इसको ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे बॉडी में ही गड़बड़ हो गई है, मिस्टेकनली अटैक द साइनोवियम, यानी कि वही जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, द लाइनिंग ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, और उसके बाद जो हमारी जॉइंट्स की लाइनिंग होती है उनको यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा लीडिंग टू पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन, ठीक है, और स्वेलिंग यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा सूजन वगैरह हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन तो वही चीज है कि सारी इंक्लूड ही हो गए, और स्टिफनेस तो मतलब काफी एक अकड़न भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हमारी हो जाती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। अब यहाँ पे देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारी इसमें जो हमारे कुछ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कुछ यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, और उनके अंदर भी बात करें तो हमारे कुछ अमीनो एसिड्स क्या होते हैं कि हमारा सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसी चीज की वजह से हमें यहाँ पे मतलब सिट्रुलिनेशन की वजह से ही हमें जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस देखने को मिलता है।
देखो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे, आप लोग बस सिंपली समझो कि यहाँ पे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी और उसका रीजन क्या होता है, हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नाउ इन इफ rheumatoid arthritis नॉट ट्रीटेड अर्ली इट विल लीड टू प्रोग्रेसिव जॉइंट डिफॉर्मिटी। और यहाँ पे देखो अगर इसको अच्छे जल्दी ही ट्रीट नहीं किया गया तो यहाँ पे जॉइंट डिफॉर्म मतलब कि जॉइंट्स काम करना ही बिल्कुल बंद कर सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली कर देना चाहिए। नाउ कॉजेज की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि एग्जैक्ट कॉज हमें इसका नहीं मालूम है, फिर भी यहाँ पे माना जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, इन्वायरमेंटल एंड हार्मोनल फैक्टर्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात करते हैं जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, मतलब कि इसमें क्या होता है कि सर्टेन जीन्स रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हमारी कुछ जीन्स होती हैं, जैसे कि हमारा HLA-DRB1। तो इस तरह की हमारी कुछ जीन्स होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें हमारा कुछ म्यूटेशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा रूमेटाइड अर्थराइटिस होने के रिस्क काफी बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, फिर हमारा स्मोकिंग हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंसेज हो गया, एज हो गया, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, हमारे रूमेटाइड अर्थराइटिस के अंदर। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके पैथोजेनेसिस की, तो पैथोजेनेसिस की हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ड्यू टू वेरियस एटोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी जो भी हम लोगों ने देखा उन सभी की वजह से क्या हो सकता है कि हमारे डीएनए में कुछ म्यूटेशन हो सकते हैं। अब देखो जब हमारा डीएनए में म्यूटेशन हो गया तो हुआ क्या, मतलब देखो हमारी बॉडी का नॉर्मल डीएनए कह सकते हो चेंज हो गया। अब जब हमारा नॉर्मल डीएनए कह सकते हो म्यूटेट हो गया तो हुआ क्या कि बॉडी को, इम्यून सिस्टम को लगा कि ये कोई बाहरी एंटीजन आ गया हमारे बॉडी में, जबकि वो है हमारा डीएनए ही, मतलब है हमारी बॉडी का डीएनए, लेकिन वो म्यूटेट हो चुका है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है अब ये इसको पहचान नहीं पा रहा है, ये इसको एंटीजन की तरह ट्रीट कर रहा है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये हमारे एक्टिवेट कर देता है इम्यून सेल्स को, जो कि हमारे जैसे टी सेल्स हो गया, बी सेल्स हो गया, ये हमारी इम्यून सेल्स होती हैं। अब ये इनको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, हमारी IgM एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगती है। अब ये एंटीबॉडी क्या होता है कि ये एंटीबॉडी हमारे कह सकते हो इन्हीं जीन्स वगैरह पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है बाय रिलीजिंग इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। तो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस मतलब साइटोकाइंस क्या होते हैं कि कह सकते हैं यही हमारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा आप लोग डीप में मत जाओ, ये एक टाइप का इन्फ्लामेटरी मेडिएटर होता है। जैसे यहाँ पे इंटरल्यूकिन 1 हो गया, इंटरल्यूकिन 6 हो गया, ठीक है, और न्यूक्लियर फैक्टर अल्फा, ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस हो जाते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। अब ये सब रिलीज हो गए तो क्या करेंगे भाई, ये हमारा इन्फ्लामेटरी डैमेज करेंगे हमारे साइनोवियल कैविटी को, है ना। और जब ये डैमेज करेंगे तो क्या होगा, हमारा डिस्ट्रक्शन या फिर इरोजन ऑफ कार्टिलेज। तो यहाँ पे देखो कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज हमारा वो टिश्यू होता है जो कि हमारे कह सकते हो जॉइंट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है कि वहां पे हमें जो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमें यहाँ पे स्वेलिंग इन साइनोवियल मेम्ब्रेन, तो जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा था, वहां पे हमें यहाँ पे स्वेलिंग जो है देखने को मिल जाती है, एंड पेन अराउंड जॉइंट्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। और जो जॉइंट्स हैं उनके अराउंड में यानी उनके आसपास हमें काफी पेन देखने को मिल जाता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। और ये सारी चीजें क्यों होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से। और यही सारी चीजें एट लास्ट में हमें जो है रूमेटाइड अर्थराइटिस के फॉर्म में देखने को मिलती हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ना बात करें हम लोग यहाँ पे इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो साइन एंड सिम्टम्स इसका भी हमारा सिंपली जैसे फटीग हो गया, ठीक है, काफी ज्यादा थकावट, वीकनेस। देखो सिंपल सी बात है कि ज्वाइंट पेन है तो ज्वाइंट पेन, जैसे स्वेलिंग हो गया ज्वाइंट्स में, स्टिफनेस हो गई ज्वाइंट्स में, स्टिफनेस मतलब अकड़न एक टाइप की, है ना। और लॉस ऑफ ज्वाइंट फंक्शन, यानी कि ज्वाइंट फंक्शन में ही लॉस हो गया, तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। बाकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन जैसे इसका ऑस्टियोपोरोसिस, अब इसको भी हम लोग देख रहे हैं तो अब आप लोग समझ जाओगे, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, हमारे कुछ कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी देखने को मिल सकते हैं, और इसकी वजह से हमें यहाँ पे प्री मैच्योर डेथ भी देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारे यहाँ पे रूमेटाइड अर्थराइटिस का बेसिक इंट्रोडक्शन। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी रूमेटिक ड्रग्स के बारे में। तो देखिए एंटी रूमेटिक ड्रग्स हमारे सिंपली वो ड्रग्स होंगी जिनका यूज हम लोग यहाँ पे अपने रूमेटाइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए करते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमारी बहुत अलग अलग क्लास आप लोग को देखने को मिलती है, जिसमें से सबसे पहली मेजर क्लास हो जाती है हमारी डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ठीक है। यानी कि ये हमारे कह सकते हो जो भी हमारी डिजीज होती है, यानी कि जो भी हमारा रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है उसको यहाँ पे मॉडिफाई करके ट्रीट वगैरह करने का काम करती हैं। अब इसके अंदर भी हमारे दो सब क्लासेज आ जाती हैं, एक हमारा सिंथेटिक डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, और एक हमारी जाती है बायोलॉजिकल DMARDS, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए सिंथेटिक का सिंपल सा मतलब है कि ये हमारी जो है केमिकली सिंथेसाइज की जाती हैं, और बायोलॉजिकल का मतलब ये हमारी नेचुरली ड्राइव की जाती हैं। अब देखिए जो सिंथेटिक DMARDS होती हैं, अब इनके अंदर भी दो सब टाइप आ जाते हैं, एक हमारा कन्वेंशनल आ जाता है, एक हमारा टारगेटेड आ जाता है। अब कन्वेंशनल हमारा थोड़ा सा कह सकते हो एक ओवरऑल इफेक्ट शो करता है, और टारगेटेड मतलब ये हमारे किसी स्पेसिफिक कह सकते हो किसी स्पेसिफिक जो है हमारे इंटरल्यूकिन्स वगैरह पे एक्ट करते हैं, जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक पाथवे पे एक्ट करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको डिटेल में देखेंगे तब आप लोग समझ जाओगे। बाकी इसके अंदर भी चार हमारी सब क्लासेज हो जाती हैं, जैसे ट्यूमर, नेक्रोसिस फैक्टर, इनविटर, तो ये अभी हम लोग देखेंगे तब आप लोग ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे। और बाकी देखिए अगर आप लोग थोड़ा समझना चाहें तो देखिए अभी आप लोगों ने जब पैथोजेनेसिस देखी हमारी
रूमेटाइड अर्थराइटिस की, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमारा कौन कौन सी चीज़ें हमारे रिस्पॉन्सिबल थी। एक हमारा TNF अल्फा था, ठीक है, और एक हमारा और हमारे इंटरल्यूकिन थे, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो टी सेल्स होती हैं, तो को स्टिमुलेशन मॉड्यूलेटर्स हमारी टी सेल्स को कह सकते हो इनहिबिट करती हैं। और बी बी सेल हमारी टी सेल, बी सेल, यही सारी तो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं जो कि हमारा कह सकते हो इन्फ्लामेशन शो करती हैं। तो बेसिकली होता क्या है भाई, एंटी रूमेटाइड अर्थराइटिस में हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसी इन्फ्लामेशन को हमें ट्रीट करना होता है ना। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर सेकंड क्लास आ जाती है हमारे एनसेड्स। तो सिंपल सी बात है भाई, अब हमारा इन्फ्लामेशन को ट्रीट करें तो एनसेड्स तो यूज होगी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें थर्ड की, तो ये हमारा आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज भी हम लोग यहाँ पे अपने इन्फ्लामेशन वगैरह को ट्रीट करने में करते हैं। एनाल्जेसिक की बात करें तो ये हमारा थोड़ा सा इन्फ्लामेशन वगैरह पे तो काम नहीं करती है, लेकिन जो रूमेटाइड अर्थराइटिस में जो पेन होता है उस पेन को दूर करने का काम करती हैं। और कुछ हमारी एडजंक्टिव थेरेपीज होती है जो कि हमारा कह सकते हो जो भी ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं उनके साथ में हम लोग एज अ एडिशन हम लोग इनको देते हैं, ताकि इन ड्रग्स की वजह से जो साइड इफेक्ट होते हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने DMARDS के बारे में, यानी कि डिजीज मोडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। तो देखिए ये हमारी क्लास ऑफ मेडिकेशन होती है जो कि हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करती हैं। और देखिए अनलाइक पेन रिलीवर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, DMARDS don't just manage symptoms, they work to slow or stop the progression of disease by targeting the underlying immune system responses that causes inflammation and tissue damage। देखिए बेसिकली करते क्या है कि ये हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन तो शो ही करते हैं, ये हमारा पेन रिलीवर तो शो ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे जो भी अंडरलाइंग कॉज होते हैं, यानी कि जो हमारा मेजर देखिए एंड रूमेटाइड अर्थराइटिस हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, यानी कि जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को मिस्टेकनली टारगेट करने लगता है तो उसी की वजह से होता है। तो हमें यहाँ पे अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है, उसके रिस्पॉन्स को कम करना पड़ता है ना। हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए ये जो अंडरलाइंग कॉजेज होते हैं, यानी कि जो एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, उन सभी को ट्रीट करने का काम करती हैं। बाकी यहाँ पे दो टाइप की होती है, सिंथेटिक और बायोलॉजिकल। अब सिंथेटिक में बात करें तो सिंथेटिक देखिए हमारे केमिकली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग होती हैं, और ये भी हमारी फर्दर दो टाइप की होती है, हमारा कन्वेंशनल हो गया, हमारा टारगेटेड हो गया। तो कन्वेंशनल की बात करें तो देखिए कन्वेंशनल हमारे यहाँ पे एक ओवरऑल इफेक्ट शो करती है, ठीक है। ये हमारी क्लास ऑफ मेडिकेशन होती हैं, सिंपल सी बात है। बाकी देखिए दे सो ब्रॉड, यानी कि देखिए ये हमारा इम्यूनो सप्रेसिव और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करती हैं ब्रॉड, मतलब कि एक ओवरऑल, मतलब कि ब्रॉड लेवल पे, है ना। कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को टारगेट नहीं करती हैं, बल्कि एक ब्रॉडर लेवल पे हमारा इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट शो करती हैं। लेकिन यहाँ और इसके अंदर ड्रग्स की बात करें तो इसके अंदर ड्रग्स हमारे जैसे मेथोट्रेक्सेट आ जाती है। तो मेथोट्रेक्सेट अगर आप लोग को याद हो तो ये एंटी कैंसर ड्रग भी होती है, लेकिन बहुत ही लिटिल अमाउंट में जो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो हमारा एंटी रूमेटिक ड्रग्स की तरह भी काम करती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सल्फासालाजाइन हो गया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो गया, ठीक है। और ये सारी ड्रग्स हमारी साइक्लोफॉस्फामाइड वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं। नाउ नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे जाते हैं टारगेटेड सिंथेटिक DMARDS। तो ये देखिए ये हमारे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को टारगेट करके हमारा काम करती हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को रोकने का काम करती हैं, ठीक है। और ये हमारी न्यूअर क्लास ऑफ ड्रग्स हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए दे टारगेट सिंथेटिक DMARDS बाय, यानी कि देखिए यानी कि ये जो हमारी टारगेटेड सिंथेटिक DMARDS होती हैं, ये वर्क करती हैं बाय ब्लॉकिंग स्पेसिफिक एंजाइम्स और प्रोटीन्स दैट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। यानी कि देखिए ये बेसिकली किसी पार्टिकुलर पाथवे या फिर पार्टिकुलर एंजाइम को टारगेट करती हैं। जैसे कि हमारा एक इसका एग्जाम्पल हो जाता है जेनस काइनेस इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे देखिए जेनस काइनेस होता क्या है, मतलब ये किस तरीके से हमारा जो है इम्यून सिस्टम में काम करता है। तो देखिए ये हमारा एक सिग्नलिंग पाथवे की तरह काम करता है बहुत सारे इम्यून सेल्स के लिए। यानी कि देखिए एक हिसाब से बात करें तो जो इम्यून सेल्स का सिग्नलिंग पाथवे होता है उसकी तरह ही काम करता है, और इसी की वजह से हमारे इम्यून सेल्स यहाँ पे अपना एक्शन शो करती है। तो अगर ये सिग्नलिंग पाथवे को हम लोग इनहिबिट कर दें तो हमारा क्या होगा भाई, जो हमारा इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे स्लो डाउन होगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर हमारा टोफासिटिनिब हो गया, ठीक है, बोरिसिटिनिब हो गया और उपैडिसिटिनिब, ये सारी हमारी कुछ ड्रग्स इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाते हैं बायोलॉजिकल DMARDS। तो देखिए ये हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव प्रोटीन बेस्ड ड्रग होती हैं, और ये हमारी स्पेसिफिक कंपोनेंट को टारगेट करती है इम्यून सिस्टम के। जैसे आपको पता है कि इम्यून सिस्टम में हमारा जो है कह सकते हो इन्फ्लामेशन में हमारा मेन रिस्पॉन्स इन्फ्लामेटरी मेडिएटर शो करते हैं, और उन्हीं में से एक मेडिएटर होता है साइटोकाइंस। और साइटोकाइंस के भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। तो उन्हीं में से एक टाइप होता है TNF अल्फा इनहिबिटर, और TNF अल्फा एक टाइप होता है, और हमारा इंटरल्यूकिन्स कुछ टाइप होते हैं। तो देखिए TNF अल्फा क्या होता है, दे ब्लॉक TNF अल्फा, यानी कि ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर अल्फा, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन दैट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक बहुत ही प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन होता है जो कि सेंट्रल रोल पे करता है। तो इसको ब्लॉक करके हम लोग यहाँ पे अपने इन्फ्लामेटरी एक्शन को काफ़ी अच्छे से रोक सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा एडालीमुमैब हो गया, ठीक है, और ये सारे हमारे गोलीमुमैब, ये सारे हमारे इसके अंदर कुछ ड्रग्स हो जाती हैं।
ना सेकंड हम लोग यहाँ पे बात करूँ, सेकंड हमारा आता है इंटरल्यूकिन इनहिबिटर्स। तो ये हमारे जो है बेसिकली जो भी हमारा मेन इंटरल्यूकिन 1 होता है, इंटरल्यूकिन 6 जो कि हमारा इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेशन में, उनको इनहिबिट करती हैं। अब जैसे इंटरल्यूकिन 1 में इनहिबिटर आ जाती है एनाकिंड्रा, और इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर आ जाती है टोसिलिजुमैब। ये सारी हमारी ड्रग्स हो जाती हैं। को स्टिमुलेशन मॉड्यूलेटर्स की बात करें तो हमारे टी सेल एक्टिवेशन को यहाँ पे इनहिबिट करती है। इसका एग्जांपल हो गया हमारा एबाटासेप्ट। और बी सेल डिप्लेटिंग एजेंट की बात करें तो ये हमारे बी सेल की एक्टिविटी को सप्रेस करती हैं। एग्जांपल हो गया हमारे यहाँ पे रिटोक्सीमैब, ठीक है। ना बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एनसेड्स के बारे में, तो देखिए एनसेड्स हमारी जो है क्लास ऑफ ड्रग होती है जो कि इन्फ्लेमेशन वगैरह, पेन वगैरह को रिड्यूस करती है, आप सभी को पता ही है। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को यहाँ पे रिड्यूस करके काम करती हैं, जो कि हमारा एक प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर होता है बाय इनहिबिटिंग कॉक्स एंजाइम। तो देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको कवर किया है। ये कॉक्स पाथवे की तरफ अपना काम करते हैं, तो कॉक्स पाथवे को ब्लॉक करके हम लोग यहाँ पे इनको बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे ड्रग्स हैं, तो हमारा आइबुप्रोफेन हो गया, नैप्रोक्सिन, ये सारी हमारे इसके अंदर ड्रग्स आ जाती हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाती हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी आप लोग को पता है कि इसके अंदर हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और देखिए हालांकि इनके अंदर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन होता तो है, लेकिन इनका हम लोग लॉन्ग टर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सच एज प्रेडनिसोन, तो यहाँ पे देखिए इसके प्रेडनिसोन इसका बहुत ही मेजर एक ड्रग होती है जिसको हम लोग यहाँ पे एज ए एंटी रूमेटिक ड्रग की तरह यूज करते हैं। और ये देखिए ये क्या होता है, ये हमारा सिंथेटिक वर्जन होता है हार्मोनल कॉर्टिसोल। देखिए कॉर्टिसोल जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है उसी का सिंथेटिक फॉर्म होता है प्रेडनिसोन। अब देखिए ये हमारा क्या करता है, ये हमारा बहुत ही वेरियस इम्यून सेल्स लाइक टी सेल, बी सेल, मैक्रोफेज, इन सबके फंक्शन को यहाँ पे सप्रेस और बहुत सारे अलग अलग साइटोकाइंस को यहाँ पे सप्रेस करने का काम करता है। एग्जाम्पल के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो हमारी ड्रग्स आ जाती हैं, प्रेडनिसोन हो गया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया, और हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये सारी इसके अंदर ड्रग्स आ जाती हैं। अब फोर्थ हमारा आता है एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक देखिए हमारा ये जो है ये हमारे डिजीज को ट्रीट नहीं करता है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो भी दर्द होता है, यहाँ पे जो भी पेन होता है, उनको थोड़ा सा रिलीफ करने का काम करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे यहाँ पे एसिटामिनोफेन हो गया, ठीक है, ओपॉइड्स हो गए, ओपॉइड्स के अंदर हमारा मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, ये सारी इसके अंदर ड्रग्स हो जाती हैं। और फाइनली बात करें लास्ट ड्रग के बारे में, तो यहाँ पे आ जाती हैं कुछ हमारी एडजंक्टिव थेरेपीज, यानी कि देखिए ये क्या करता है, ये हमारा जो है कह सकते हो साइड इफेक्ट वगैरह को मैनेज करने का काम करती हैं। मतलब कि ये हमारा ट्रीटमेंट नहीं करती हैं हमारे रूमेटाइड का, लेकिन जो ट्रीटमेंट में जो भी हम लोग ड्रग्स लेते हैं, जैसे डीएमए, आरडीएस हो गया, हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, एनसेड्स हो गई, तो उनकी वजह से अगर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसको रोकने का काम करती है। जैसे विटामिन डी एंड कैल्शियम हो गया, जो कि हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से एक साइड इफेक्ट होता है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि जो हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे मतलब बोन्स यहाँ पे डैमेज होने लगती हैं, तो उनको रोकने का, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे विटामिन डी और कैल्शियम दे सकते हैं, जो कि हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। और उसके बाद हमारा बाइस्फोफोनेट्स हो गया, ठीक है, तो ये हमारा जो है, और ये भी हमारा ऑस्टियोपोरोसिस को ही रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट एंटी रूमेटिक ड्रग्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।